Thank you. Hello, hello, hello. Online students, kindly confirm if I'm audible to you. Is the screen visible? ठीक है. चलो. A very good morning to all of you. अब बस दरवाजा बंद कर दें. दरवाजा बंद. Thank you. चलो. Let's start. Today's target, as discussed, is बड़ा हो रहा है, छोटा करना पड़ेगा. Chapter 2, 3 and 4. We'll try to cover every chapter, but फिर भी order of priority रहेगा 2, 3 and last we'll discuss 4. ठीक है. अगर कोई आज नहीं हो पाता है, we'll carry it forward for tomorrow. कोई ऐसा hard and fast नहीं है. ठीक है. चलो, let me quickly start without wasting any time. Chapter 2, that is your demand. 3 यूनिट आते हैं इसमें, as you all know. The first one is demand, second one is theory of consumer behavior, third one is supply. एग्जाम में मेजर एम्फोसिस रहता है फर्स्ट और सेकंड यूनिट पे. ठीक है. तो let us understand what is the meaning of the term demand. पहले ये डिमांड का मतलब क्या होता है वो समझते हैं. डिमांड, किसी चीज का डिमांड होने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है. द फर्स्ट वन इज योर डिजायर, सेकंड वन इज एबिलिटी टू पे, एंड द थर्ड वन इज willingness to pay. This is a very common definition of demand, but ठीक है. अब there are certain factors on which your demand is determined. कुछ ऐसे factors है जिनके ऊपर आपका demand depend करता है. It is called as determinants of demand. The first and the most common one जिसके ऊपर आपका पूरा law of demand है, that is price of a commodity. किसी भी commodity का price और उस commodity के demand में क्या relation होता है? It's an inverse relation. अगर आपका प्राइस बढ़ता है, if your price increases, the demand for that commodity will decrease, and alternatively, if the price decreases, demand for the commodity will increase. This is simple law of demand. ठीक है. So there is an inverse relationship, that is negative relationship. So as price increases, demand decreases, and vice versa, assuming other factors remain constant. ठीक है. यही आपका क्या बनता है? Law of demand बनता है. This is only a law of demand. Next determinant is disposable income of the consumer. Disposable income मतलब क्या? तो वो जो इनकम कमाता है उसमें से जब अपन सारे टैक्सेस माइनस कर देते हैं, जो इनकम बचता है फॉर कंजम्पशन और फॉर डिमांड इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम. जनरली ये डिस्कशन में वी रेफर टू 4 टाइप्स ऑफ गुड्स: नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, एसेंशियल गुड्स एंड लग्जरी और प्रेस्टिजियस गुड्स. क्यों? बिकॉज चारों ही केसेस में आपका डिमांड और इनकम का रिलेशन थोड़ा अलग रहता है. कैसे? अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूं तो डिमांड इंक्रीजेस एज योर इनकम इंक्रीजेस. ठीक है. इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. आपके नॉर्मल गुड्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? इट कैन बी योर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. आपको अगर कोई फ्लैट खरीदना है उसका डिमांड यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे आपका आ जाएगा मीडियम रेंज प्राइस के कार्स या मीडियम प्राइस्ड कार्स या मीडियम प्राइस्ड मोबाइल फोन्स. तो बेसिकली जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका इन चीजों का डिमांड जो है वो बढ़ता है फॉर नॉर्मल गुड्स. सेम गोज विद द केस ऑफ लग्जरी एंड प्रेस्टिजियस गुड्स. जैसे आपका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ा
if your income increases by a very larger extent, you will always try to demand more luxurious, more prestigious goods. For example, आपका अगर आपको कोई लॉटरी लग गई, आपका अगर प्रमोशन हो गया, तो आप let us say फॉरेन टूर में चले जाते हो, let us say you demand iPhone, let us say you try to purchase a luxury vehicle, whatever the case may be. तो बेसिकली आप देखोगे नॉर्मल गुड्स और लग्जूरियस गुड्स के लिए इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप सेम रहता है, मतलब इनकम बढ़ा तो डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द रिमेनिंग टू गुड्स, इंफीरियर और इसेंशियल. इंफीरियर गुड्स माने क्या, हेवीली चीप प्राइस्ड गुड्स, जो बहुत ही चीप प्राइस है, जो आपको सस्ते में अवेलेबल है, उसको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, as your income increases, the demand for these inferior goods will decrease. Why? Because it's a very simple logic. आपका जब income बढ़ता है, your purchasing power increases, your ability to buy increases. तो अगर आपका purchasing power, अगर आपका औकात बढ़ा है, तो you will always try to purchase more of the superior goods than what? Inferior goods. मतलब बेसिकली अगर मैं दो गुड्स का एग्जांपल लूं, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ बाजरा एंड इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ पनीर. बाजरा इज कंपेरेटिवली इंफीरियर गुड्स, बाजरा इंफीरियर गुड्स है, पनीर उसके कंपैरिजन में सुपीरियर है. तो जब आपका इनकम रेस्ट्रिक्टेड या लो रहता है, तो यू आर डिमांडिंग दिस इंफीरियर गुड्स, बट व्हेन योर इनकम हैज इंक्रीज्ड, यू विल सब्स्टिट्यूट दिस गुड्स फॉर अ मोर सुपीरियर गुड्स. तो इसलिए जैसे आपका इनकम बढ़ता है, आपका ये इंफीरियर गुड्स का डिमांड जो है, this inferior goods demand, it will decrease. Why it will decrease? Because we will try to allocate more of the income to the superior goods. तो इसलिए प्लीज याद रखना, यहाँ पे इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड गिरेगा जब आपका इनकम, सॉरी, डिमांड डिक्रीजेस व्हेन योर इनकम विल इंक्रीज. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अब इसी को एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ऐसा ऐसा है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गुड्स जहां पे आपका इनकम बढ़ा तो डिमांड गिरता है. डिमांड गिरता है, इनकम बढ़ता है, ये एक ही केस में होता है. कौन से? इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स. बाकी कोई भी गुड्स के लिए आप देखोगे तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, या तो डिमांड में कोई चेंज आएगा ही नहीं. डिमांड में कोई चेंज आएगा नहीं मतलब क्या? थर्ड कैटेगरी ऑफ गुड्स, एसेंशियल गुड्स और नेसेसिटीज. ये ऐसे गुड्स है जो आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम. आपका इनकम बढ़ने दो या आपका इनकम घटने दो, यू हैव टू कंपल्सरीली डिमांड दिस टाइप ऑफ गुड्स. फॉर एग्जांपल, आपका फूड हो गया, वाटर हो गया, या फिर अगर कोई डॉक्टर ने आपको बोला है कि ये मेडिसिन आपको लेने हैं कंपल्सरी टू सर्वाइव, तो देयर इज नो चॉइस अवेलेबल टू यू बट टू परचेज दीज मेडिसिन. तो इसीलिए आपका डिमांड जो है वो चेंज होगा ही नहीं, या फिर बहुत ही थोड़ा चेंज होगा इन केस ऑफ essential goods or necessary goods. So no change at all or a very lesser change is the example of essential goods. So when I talk about income of consumers, मुझे ये चार goods में bifurcate करना पड़ेगा. Normal goods, luxury goods, दोनों के लिए जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा. Inferior goods, इनकम बढ़ेगा डिमांड घटेगा. Essential goods, इनकम बढ़ेगा या घटेगा फर्क नहीं पड़ता, डिमांड में कोई चेंज आता नहीं है. This is your इनकम एंड डिमांड का रिलेशनशिप अंडरस्टूड विद द फोर टाइप्स ऑफ गुड्स. नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस. कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस माने क्या? आप एज अ कंज्यूमर दो चीजें एक्सपेक्ट करते हो, या तो आगे जाके किसी चीज का प्राइस गिरेगा, या तो आगे जाके किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेक्टेशन. सो इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स कि भाई आगे जाके आने वाले फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, मतलब उसके हिसाब से इन द अपकमिंग फ्यूचर द गुड्स विल बी एक्सपेंसिव, तो कंज्यूमर क्या करेगा? आज ही परचेस करके रख देगा. कंज्यूमर बोलेगा कि आई विल नॉट वेट टिल द प्राइस आर एक्चुअली राइजिंग, मैं आज ही क्या कर रहा हूं? डिमांड कर रहा हूं. तो इफ द कंज्यूमर्स एंटिसिपेट फ्यूचर प्राइस इंक्रीजेस, अगर कंज्यूमर्स को लगता है कि आगे जाके प्राइस बढ़ने वाला है, दे मे बाय मोर नाउ, वो अभी क्या करेंगे? ज्यादा खरीदेंगे, लीडिंग टू इंक्रीज्ड करंट डिमांड. मतलब क्या? व्हेन अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू गो अप, ही विल डिमांड मोर ऑफ द गुड्स, ही विल डिमांड मोर ऑफ द गुड्स एट द करंट प्राइस लेवल्स. वही अगर कंज्यूमर को लगता है कि नहीं आगे जाके प्राइस गिरने वाला है, तो वो क्या बोलेगा कि जब एक्चुअल में प्राइस गिरेगा तब खरीदना बेनिफिशियल रहेगा, अभी मैं क्यों खरीदूं? सो इफ यू एज अ कंज्यूमर आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू फॉल, you will demand less and less at the
करंट प्राइसेस, वही नेक्स्ट लिखा है, इफ कंज्यूमर्स एंटिसिपेट अ डिक्रीज इन द इनकम और डिक्रीज इन द प्राइस for that matter, they may postpone the purchases leading to decreased current demand. If the consumers expect a decrease in the price, they may postpone the purchases. मतलब वो क्या सोचेंगे, जब एक्चुअल में प्राइस फॉल होगा तब परचेज करना बेनिफिशियल रहेगा. सो इन दिस व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, या तो आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि प्राइस आगे जाके बढ़ेगा, और एक्सपेक्टेशन मिली प्राइस आगे जाके घटेगा. डिपेंडिंग ऑन बोथ द केसेस योर डिमांड विल चेंज. अब जब लोग एक शेयर खरीदते हैं, शेयर मार्केट में जाके एक शेयर खरीदते हैं, व्हाई डू पीपल बाय दैट शेयर? बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट कि आगे जाके उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो जब उसका प्राइस बढ़ेगा आई कैन सेल इट एंड अर्न प्रॉफिट. बट ऐसा कोई हो सकता है ना जो बोलेगा कि नहीं भाई अभी मेरे को ये शेयर बहुत ज्यादा ओवर प्राइस दिख रहा है, मुझे लगता है कि आगे जाके ऑफलाइन आ सकते हैं ना, मुझे लगता है कि आगे जाके ये प्राइस जो है वो गिरने वाला है, तो फिर दैट कंज्यूमर और दैट इन्वेस्टर विल नेवर परचेज द शेयर एट द करंट प्राइस, विल वेट टिल द प्राइस एक्चुअली फॉल्स. ठीक है, सो ये आपका कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में आता है. नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज. रिलेटेड कमोडिटीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब बेसिकली ऑल्टरनेटिव्स, दो गुड्स जिनका सेटिस्फैक्शन लेवल या तो एग्जैक्टली सेम रहेगा तो सिमिलर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी हो गया आपका, देन इट कैन बी पेप्सी एंड कोक, व्हाटएवर द केस में भी. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड. लेट अस से यहां पे मैं ले रहा हूं चाय, यहां मैं ले रहा हूं कॉफी. यहां पे चाय का प्राइस है, यहां पे चाय का क्वांटिटी है, यहां पे कॉफी का प्राइस है, यहां पे कॉफी का क्वांटिटी है. In a certain locality, the price of tea is 10, price of coffee is 10. Quantity demanded of tea is let us say 25 cups, quantity demanded of coffee is let us say 15 cups. What happens? The price of tea increases. चाय का प्राइस जो है वो 10 से 15 हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम पहले डिटरमिनेंट का रूल लगाए कि भाई अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है उस चीज का डिमांड क्या होगा, गिरेगा. तो यहां पे अगर आपके चाय का प्राइस बढ़ रहा है, इफ योर प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीजिंग, यू विल ऑब्जर्व द डिमांड फॉर टी टू बी डिक्रीजिंग. लेट अस से ये टी का डिमांड हो गया 20 कप, कितने से डिमांड गिरा, 5. अब ये जो 5 कप चाय का कम कंज्यूम हो रहा है, ये 5 कप डाइवर्ट होकर कहां पे जाएगा, कॉफी. मतलब कॉफी का डिमांड 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. सर क्यों ये लोग कॉफी पे गए, बिकॉज कॉफी के प्राइस में कोई भी चेंज आया नहीं है. मतलब कॉफी हैज बिकम कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव और कंपैरेटिवली चीपर एज कंपेयर टू टी. तो लोगों को जो सस्ता मिलता है लोग वही परचेस करेंगे, अगर फर्क नहीं पड़ता आप चाय पियो या कॉफी पियो, बिकॉज सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम. तो इसीलिए इवन व्हेन द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज. व्हाई? बिकॉज कॉफी का प्राइस जो है वो सेम रहा है. यहाँ पे ये अजम्पशन है कि कॉफी का प्राइस चेंज नहीं होगा. अगर कॉफी का प्राइस चेंज हो रहा है तो फिर ये रूल अप्लाई अपन नहीं कर सकते. तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर आप देखोगे, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्स्टिट्यूट्स. माने क्या, अ प्राइस इंक्रीज इन वन गुड्स लीड्स टू एन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट. अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो उसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा. तो यहां पे अगर आप देखोगे चाय का प्राइस बढ़ रहा है, यहां पे जब चाय का प्राइस बढ़ रहा है, कैन यू ऑब्जर्व कॉफी का डिमांड जो है वो बढ़ रहा है. व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड्स इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट विल आल्सो इंक्रीज. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ेगा. सेम गुड्स का नहीं, यहां पे दो अलग अलग गुड्स है. ठीक है, तो यहां पे उल्टा एग्जांपल है, हायर कॉफी प्राइस. अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, पीपल विल स्विच टू टी. तो चाय का प्राइस कॉफी का प्राइस जब बढ़ेगा, पीपल विल स्विच टू द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज टी, बिकॉज उनको चाय जो है वो सस्ती मिल रही है एज कंपेयर टू कॉफी. एक और एग्जांपल देख लो, लेट अस से कोको कोला का प्राइस बढ़ गया. इफ द प्राइस ऑफ द कोको कोला इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, कंज्यूमर्स विल स्विच टू इट्स अल्टरनेटिव पेप्सी. अगर कोक का प्राइस बढ़ गया, पेप्सी का प्राइस सेम है, तो लोग क्या करेंगे, कोक का कंजम्पशन कम करके दे विल शिफ्ट टू पेप्सी. सो इन दिस मैनर प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी दो सब्स्टिट्यूट्स आपको दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, दो सब्स्टिट्यूट्स के बीच में जो ऑलवेज
डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे सब्स्टिट्यूट का डिमांड जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। नाउ लेट मी कवर दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पे। इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी आगे जाके आएगा, मैं अभी कवर कर रहा हूं। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड of goods X divided by percentage change in the price of goods Y. Percentage change in the quantity demanded of goods X divided by percentage change in the price of goods Y. मतलब ऊपर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो दूसरे गुड्स का है, नीचे जो प्राइस है वो दूसरे गुड्स का है। लेट अस से मैं बोलता हूं गुड्स X एंड गुड्स Y आर सब्स्टिट्यूट्स। दोनों में क्या है? सब्स्टिट्यूट्स है। टेल मी, अगर मैं बोलूं कि ये जो गुड्स Y है इनका प्राइस बढ़ गया, गुड्स Y का क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया। लेट अस से ये प्राइस बढ़ गया 5% से, सॉरी, लेट अस से द प्राइस इंक्रीजेस बाय 5%। द प्राइस ऑफ गुड्स Y इंक्रीजेस बाय 5%। टेल मी, द डिमांड फॉर गुड्स X विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज? अगर Y का प्राइस बढ़ा, X और Y सब्स्टिट्यूट है, तो ये X का डिमांड बढ़ेगा या डिमांड गिरेगा? बढ़ेगा। लेट अस से इसका डिमांड बढ़ा 20% से, और अगर इसको डिवाइड करोगे और ये करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा इलास्टिसिटी का? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? इट हैज टू बी कंपल्सरीली नेगेटिव होता है। एक सेम गुड्स का प्राइस और सेम गुड्स का डिमांड तब नेगेटिव होता है। यहां पे दोनों गुड्स अलग अलग है, तो देखना, इवन इफ यू डू दिस ऑपरेशन, +20 डिवाइड बाय +5 कितना होता है? +20 डिवाइड बाय +5 इज व्हाट? +4 इटसेल्फ। हाँ, यहां पे जो तू देखेगा फॉर दिस पर्टिकुलर चीज, जो पहला डिटर्मिनेंट है, एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीज, ये इलास्टिसिटी कौन सा होता है? दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर गुड्स X डिवाइडेड बाय नीचे भी परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स X होता है। मेरे को बस नॉर्मल इलास्टिसिटी, ऊपर भी गुड्स X, नीचे भी क्या होता है? गुड्स X। तो अगर आप यहां पे देखोगे, लेट अस से आपका प्राइस बढ़ रहा है 5% से, जब प्राइस बढ़ता है तो उस गुड्स का डिमांड गिरेगा, तो ये गिर गया 20% से। तो यहां पे जब आप ऑपरेट करोगे, यहां पे आपका आंसर क्या आएगा? -4। बट ये माइनस आने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ऊपर भी सेम गुड्स रहना चाहिए, नीचे भी सेम गुड्स रहना चाहिए। बट अगर आपके दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट है, इफ योर बोथ गुड्स आर व्हाट? सब्स्टिट्यूट, योर क्रॉस इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी व्हाट? पॉजिटिव। ठीक है, ये आगे जाके फिर से आएगा, तब ये फिर से एग्जांपल लूंगा मैं, बट अभी यहां पे कवर हो रहा है इसलिए मैंने यहां पे ले लिया। तो दिस इज द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब ऊपर जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? टू गुड्स आर यूज्ड टुगेदर, जो दो गुड्स जब साथ में कंज्यूम होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर कार एंड पेट्रोल, पेन एंड रिफिल, टी एंड शुगर, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब प्लीज अंडरस्टैंड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है? यहां पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है एक स्मार्टफोन का है। लेट अस से द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन्स डिक्रीजेस, मतलब आपके जो फोन्स है वो सस्ते मिल रहे हैं आपको, तो एज अ कंज्यूमर यू विल परचेज मोर ऑफ द स्मार्टफोन्स। अब व्हेन द स्मार्टफोन कम्स, उसके साथ साथ मोबाइल पैक्स भी आ जाएंगे आपके, आपको उसके ऊपर स्क्रीन कवर बिठाना पड़ेगा, पीछे बैक कवर बिठाना पड़ेगा, आपके एक्सेसरीज का डिमांड बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है और ये जो सारे एक्सेसरीज है उसके, वो दोनों एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। तो यहां पे जब आपके स्मार्टफोन का प्राइस गिर रहा है, ये सारे एक्सेसरीज का डिमांड बढ़ेगा। स्मार्टफोन का तो डिमांड बढ़ेगा ही फॉर श्योर, बट उसके साथ साथ जो एक्सेसरीज है उनका भी डिमांड बढ़ेगा। तो चीपर स्मार्टफोन्स कैन ड्राइव अप द डिमांड फॉर मोबाइल डेटा प्लान्स एंड एक्सेसरीज। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर परचेजिंग दिस प्रोडक्ट, यू हैव टू परचेज द अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। वही अगर फोन्स महंगे हो गए तो लोग फोन नहीं खरीदेंगे। अब अगर फोन नहीं खरीद रहे तो एक्सेसरीज किधर से आएगा?
डेटा पैक किधर से आएगा, सिंपल लॉजिक। अगर एग्जांपल लेट अस से यहां पे मैं ले रहा हूं पेन, यहां पे मैं ले रहा हूं रिफिल, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। जब पेन का प्राइस 50 है, पेन का डिमांड 20 है, अब पेन चलाने के लिए रिफिल चाहिए, तो लेट अस से रिफिल का प्राइस 20 रुपए है और 20 रुपए पे डिमांड भी कितना है 20, जितने पेन उतने रिफिल लगेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज रिफिल के बिना पेन चलेगा नहीं। क्या होता है, ये रिफिल का प्राइस बढ़ जाएगा। अब जरा यहां पे लॉ ऑफ डिमांड लगाओ, रिफिल का प्राइस बढ़ा, रिफिल का डिमांड गिरेगा, 15 हो गया। टेल मी 20 पेन और 15 रिफिल क्या यूज कर पाओगे आप? 5 पेन तो आप यूज ही नहीं कर सकते बिकॉज आप रिफिल ही कम ले रहे हो, तो हाउ विल द पेन बी ऑफ एनी यूज? यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व इवन द प्राइस ऑफ पेन इज 50, द डिमांड फॉर पेन विल डिक्रीज। तो जब एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री का डिमांड गिरेगा, जब एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री का डिमांड गिरेगा, और जब एक गुड्स का प्राइस गिरता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री का डिमांड बढ़ेगा। मतलब इफ आई ट्राई टू समराइज, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्रीज। दो कॉम्प्लीमेंट्री के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। A price decrease in one goods leads to an increased demand for its complement. एक गुड्स का प्राइस गिरा, उसके कॉम्प्लीमेंट का डिमांड बढ़ेगा। लोअर गैस प्राइस, अगर पेट्रोल डीजल का भाव सस्ता हो गया तो आपके कार का डिमांड भी बढ़ जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो प्लीज टेल मी, अगर मैं बोलूं एक छोटा चेंज कर दूं, अरे यार रबर, रबर का साइज छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये सब्स्टिट्यूट्स के बदले मैं कॉम्प्लीमेंट्री लिख दूं, तो अगर नीचे y, अगर नीचे y का प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर डिमांड क्या होना चाहिए? अगर y का प्राइस बढ़ रहा है तो ऊपर डिमांड क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो +20 है वो -20 हो जाएगा, और आपका आंसर जो है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ +4 इट विल बी -4। तो आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं कि फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट्स के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर्स। ऑल द बायर्स विल डिमांड मॉडर्न एंड ट्रेंडी गुड्स। बेसिक कॉमन सेंस लाइन, डिमांड इज ड्रिवन बाय करंट फैशन ट्रेंड्स एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। तो इतना पक्का है कि जो लेटेस्ट गुड्स है लोग उसका डिमांड करता है, बट अपने को ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को इसके साथ के जो अलग अलग ये वो इंपॉर्टेंट है। क्या? 3 इफेक्ट, बैंडवैगन, स्नॉब एंड वेबलिन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट का दूसरा नाम होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट का दूसरा नाम होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब क्या? लोग कोई चीज को डिमांड करते हैं बिकॉज अदर लोग उसको डिमांड कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने एक आईफोन खरीदा, देयरफॉर यू डिमांड आईफोन। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बैंडवैगन और डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमांड इंक्रीजेस as more people buy the product. It is driven by social influence and desire to conform. Conform मतलब desire to stay with the changing trends. देखा देखी in simple words. वो कर रहा है इसलिए मैं करूंगा। Next, snob effect. Now understand, दो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, स्नॉब कब यूज करे और वेबलिन कब यूज करे। स्नॉब इज एसोसिएटेड विथ यूनिकनेस ऑफ अ प्रोडक्ट। स्नॉब जो है इट इज एसोसिएटेड विथ यूनिकनेस और एक्सक्लूसिविटी ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब मैं एक प्रोडक्ट को डिमांड कर रहा हूं बिकॉज वो प्रोडक्ट यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी ऑक्शन में आर्टिस्टिक चीजें बिकती है, एंटिक्स बिकती है, लोग उसको क्यों खरीदते हैं? बिकॉज अगर वो चीज खरीदेंगे तो दे नो दे विल बिकम द सोल ओनर ऑफ दोस प्रोडक्ट। अब वो मोनालिसा का पेंटिंग अगर किसी के पास है तो पूरे दुनिया में वो एक ही बंदा जिसके पास वो पेंटिंग है, तो इट गिव्स देम अ यूनिकनेस एज कंपेयर टू द अदर पीपल। तो वो होता है आपका स्नॉब इफेक्ट। तो डिमांड डिक्रीजेस एज द प्रोडक्ट बिकम्स मोर कॉमन। अब यहां पे मेरे को बात बताओ, अगर वो मोनालिसा के पेंटिंग के 4-5 कॉपी देते तो उसका डिमांड कोई करता क्या? द आंसर इज नो।
बिकॉज वो एक ही प्रोडक्ट है, इट इज नॉट कॉमन, दैट इज व्हाई पीपल आर डिमांडिंग। द मोमेंट इट बिकम्स कॉमन द डिमांड विल डिक्रीज बिकॉज इट डज नॉट रिमेन यूनिक। तो ये होता है आपका स्नॉब इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट मतलब क्या? अपना डिमांड फॉर एक्सपेंसिव गुड्स, मतलब आपका ज्वेलरी हो गया, डायमंड सेट हो गया, एज द प्राइस इंक्रीजेस योर डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। प्राइस बढ़ा के आपका डिमांड भी बढ़ेगा, बिकॉज वो जो एक्सपेंसिव गुड्स है वही आपका यूटिलिटी है। आपको ज्वेलरी से कुछ यूज नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है। द ज्वेलरी इज यूज्ड ओनली बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिव प्राइस। तो इट इज ड्रिवन बाय स्टेटस एंड प्रेस्टीज। अगर आप कोई महंगे महंगे चीजें यूज करते हो तो आपका सोसाइटी में स्टेटस बढ़ता है। इन सिंपल वर्ड्स, टू शो ऑफ। ठीक है, तो ये 3 इफेक्ट आपको याद रखने हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब देखा देखी, दूसरा कर इसलिए मैं कर रहा। स्नॉब इफेक्ट यूनिकनेस, वेबलिन इफेक्ट एक्सपेंसिव फैक्ट। ठीक है, अब कुछ संदिग्ध चीजें। साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितना बड़ा पॉपुलेशन उतना ज्यादा डिमांड, हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड। एज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई पर्टिकुलर इकोनॉमी या कोई पर्टिकुलर कंट्री में यंगर पॉपुलेशन है तो उनका डिमांड रहेगा एजुकेशन, बेटर रोड्स, मोटर व्हीकल्स, प्ले स्टेशन, गेम्स जो भी है वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बट वही अगर एक इकोनॉमी में बूढ़े लोग हैं तो उनका डिमांड रहेगा वॉकिंग स्टिक्स, स्पेक्टिकल्स, हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So depending on the age distribution of the population, your demand will be different. And this was tested in your September 25 examination. सितंबर 25 में टेस्ट हुआ था कि एक इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिमांड है, सॉरी एक इकोनॉमी में एल्डरली पॉपुलेशन है, तो डिमांड किसका होगा? तो ऑप्शन था चिल्ड्रंस बुक्स, दूसरा था कुछ ऐसा केयर सर्विसेज, वॉकिंग स्टिक्स, स्पेक्टिकल्स। आंसर वुड बी वॉकिंग स्टिक्स, स्पेक्टिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, कंज्यूमर क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट, अगर आपको बैंक से लोन सस्ते में मिल रहा है, सस्ते इंटरेस्ट में मिल रहा है, आप एज अ कंज्यूमर ज्यादा लोन लोगे, ज्यादा लोन लेके आप ज्यादा डिमांड करोगे, तो चीपर इंटरेस्ट रेट्स विल गिव यू हायर डिमांड। तो देखो यहाँ पे इजी एक्सेस टू क्रेडिट एंड लो इंटरेस्ट रेट स्टिमुलेट द डिमांड। मतलब अगर आपको कोई लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है तो आप लोन ज्यादा लोगे, और ज्यादा लोन लेके यू विल ट्राई टू डिमांड मोर ऑफ द गुड्स। वही अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन महंगे हो गए तो आप लोन डिमांड ही नहीं करोगे, आप बोलोगे भाई मेरे को लोन चाहिए नहीं। ऑटोमेटिकली अगर लोन नहीं आएगा तो आप डिमांड किधर से करोगे? सिंपल। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। इसमें 2 चीजें आप लोगों को पढ़नी है, एक है टैक्सेस, दूसरे है सब्सिडीज। इफ आई टॉक अबाउट टैक्सेस, हायर टैक्सेस मतलब रिड्यूस्ड डिमांड, हायर टैक्सेस मतलब रिड्यूस्ड डिमांड। जब गवर्नमेंट आपको टैक्स ज्यादा लगाएगी आपका डिस्पोजेबल इनकम गिर जाएगा। इफ योर डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीजेस योर डिमांड विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। सब्सिडीज मतलब मुफ्त में पैसा, अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी ज्यादा देगा, हायर सब्सिडीज मतलब आपके पास जो पैसा है वो ज्यादा आ रहा है, हायर सब्सिडीज मींस हायर डिमांड। This you have to remember as far as government policies and regulations are concerned. Nevertheless, ये जो पार्ट है कि determinants of demand, इसमें के जो पहले पार्ट थे कौन से? प्राइस, इनकम, रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर पढ़ के जाना। अगर इस पे कोई केस स्टडी बना के आपको क्वेश्चन पूछे कि 2 गुड्स है, एक गुड्स का प्राइस बढ़ा, दूसरे गुड्स का डिमांड गिरा, वो दोनों गुड्स क्या है, तो आपको आना चाहिए कि दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स केयरफुली। तो यहां से एक बार आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, आई जस्ट क्विकली वाइंड दिस अप। लॉ ऑफ डिमांड, एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, ceteris paribus। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? जब आप इंडिविजुअल डिमांड्स ऐड करते हो तो आपको मार्केट डिमांड मिल जाता है। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, Q इज इक्वल्स टू A माइनस BP। Q इज इक्वल्स टू A माइनस BP, वेयर Q इज योर क्वांटिटी डिमांडेड, A इज योर वर्टिकल इंटरसेप्ट और क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द प्राइस इज 0। जब आपको कोई चीज मुफ्त में मिलती है तब आप उस प्रोडक्ट को कितना डिमांड करोगे, इज कॉल्ड एज वर्टिकल इंटरसेप्ट और क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस equal to 0. B is your slope of demand curve and P is your
प्राइस ऑफ द गुड्स, तो क्वांटिटी इज इक्वल्स टू ए माइनस बीपी। क्यू, अब क्वेश्चन बोल सकता है क्यू इज इक्वल्स टू 12 माइनस 0.330। क्वेश्चन आपको अगर ऐसा बोलेगा इक्वेशन, क्वेश्चन माइट आस्क यू कैलकुलेट क्यू, क्वेश्चन माइट आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन माइट आस्क यू व्हाट इज द इलास्टिसिटी, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आपको ये इक्वेशन जो है जरूर एक बार याद रखना पड़ेगा, Q इज इक्वल्स टू ए माइनस बीपी। अब अगर आई गई ये बात, तो स्लोप का मतलब समझ लेना, बी का मतलब क्या होता है। स्लोप इज इन सिंपल वर्ड्स चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। जब अपन कोई भी ग्राफ बनाते हैं, whenever you make any graph of demand curve, y एक्सिस पे आपका हमेशा प्राइस रहता है और x एक्सिस पे आपका हमेशा क्वांटिटी रहेगा। हल्लू की, तो b इज चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। अब y जो है आपका प्राइस है, तो चेंज इन प्राइस अपॉन x जो आपका क्वांटिटी है, तो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। बट टेल यू वन थिंग, प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड, पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन, सेम गुड्स के लिए नेगेटिव है। मतलब अगर क्वांटिटी चेंज होगा तो प्राइस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा, तो ये स्लोप हमेशा नेगेटिव साइन लेके आएगा। तो दैट इज द लॉजिक वाई ए के बाद यहां पे नेगेटिव साइन है। ए माइनस, तो वो माइनस आया है ना, तो किस वजह से आया है? बिकॉज आपका स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन दैट माइनस साइन इज देयर ओवर, ठीक है। तो अब आगे जाके देखोगे सप्लाई फंक्शन जो आएगा उसमें प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, प्राइस बढ़ा के सप्लाई बढ़ेगा, तो इसलिए जो सप्लाई फंक्शन आप इक्वेशन देखोगे Q इज इक्वल्स टू ए प्लस बीपी, आगे सप्लाई में आएगा। फिलहाल डिमांड के इट इज Q इज इक्वल्स टू ए माइनस बीपी। वो माइनस साइन आया क्यों है? बिकॉज स्लोप जो है B वो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। वेरी गुड, स्लोप जो है वो हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव रहेगा, ठीक है। assumptions ठीक है। डिमांड कर्व यहां पे यही पॉइंट है, स्लोप इज ऑलवेज व्हाट? नेगेटिव, नेगेटिव डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। ओके, कुछ एक्सेप्शन सुन लेना इनके, बहुत ही जनरल एक्सेप्शंस है। फर्स्ट वन इज कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स और वेवलेंस इफेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ने पे आपका डिमांड गिरेगा, बट वेवलेंस केस में अगर अपन पढ़ के आए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है आपका डिमांड उन गुड्स के लिए बढ़ेगा, बिकॉज आपका डिमांड ही किसके लिए? एक्सपेंसिव गुड्स के लिए। तो ये आपका पहला एक्सेप्शन हो गया, प्राइस बढ़ रहा है बट फिर भी आपका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स मतलब क्या? इंफीरियर गुड्स। अब ये पॉइंट अगर यहां पे आया है तो एक जरूर आप नोट कर लेंगे, ऑल गिफन गुड्स आर, बोलो, inferior goods but not vice versa, but not vice versa। मतलब सारे inferior goods आपके given goods नहीं होंगे, बट सारे given goods आपके inferior goods जरूर होंगे। This was also tested in September 25। ये आपके ICI मॉड्यूल में एक्सप्लिसिटली नहीं है, बट ये आपने 12वीं में किया रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो सर क्या होता है गिफन गुड्स के केस में? अगर गिफन गुड्स का प्राइस बढ़ा, उनका डिमांड भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों ऐसा होता है सर? देखो, ये बोला था रॉबर्ट गिफन ने, उसने एक रिसर्च किया था इंग्लैंड में। उसने देखा था दो गुड्स, एक था ब्रेड, एक था मीट। जैसे जैसे ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा था, वो देख रहा है कि ब्रेड का डिमांड भी जो है वो बढ़ रहा है। अब उसके दिमाग में शंका है, ऐसा हो क्यों रहा है? एज पर लॉ ऑफ डिमांड, इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड शुड डिक्रीज। तो उसको रिसर्च करने के बाद क्या पता चला उसको कि ब्रेड का प्राइस बढ़ा है, बट उसके साथ साथ जो मीट है ना, मीट, उसका भी प्राइस बढ़ा है। तो टेल मी, ये ब्रेड है, ये मीट है। ब्रेड का प्राइस पहले था 10 रुपए, मीट का प्राइस पहले था 30 रुपए, 30 नहीं, बहुत कम हो गया, 100 रुपए। ब्रेड का प्राइस जो है वो बढ़ा है
10 to 20, मीट का प्राइस बढ़ा है 100 to 200, तो अगर आप कंज्यूमर हो, आपके पॉकेट्स पे धक्का कब आएगा? जब आप ब्रेड परचेस करोगे तब, या जब आप मीट परचेस करोगे तब? ऑब्वियसली। तो आपके पास चॉइस क्या है? कुछ भी नहीं। तो यू विल डिमांड व्हाट? ब्रेड इवन एट इंक्रीज प्राइस, बिकॉज जब अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हो तो इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एवरेज गुड्स, एवरेज प्राइस लेवल जो है बढ़ता है, मतलब सारे ही गुड्स का प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट क्या होता है? बढ़ता है। तो उसने ये ऑब्जर्व किया था कि मार्केट में हुआ ऐसा था कि ब्रेड का प्राइस बढ़ा, बट जो मीट है उसका प्राइस भी बढ़ा था, और मीट के प्राइस में जो इंक्रीज था वो बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्रेड। अब खाने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, सॉरी जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, तो पीपल देयरफॉर डिमांडेड व्हाट? मोर ऑफ ब्रेड। तो ठीक है, प्राइस गिरने पे डिमांड कैसे गिरेगा? अगर ये ब्रेड का प्राइस गिरा तो डिमांड कैसे गिरेगा? याद करो, देयर वाज अ रैशनल लॉ ऑफ डिमांड। मैं दो इफेक्ट आपको पढ़ाए थे, इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट। एक सेकंड रहेगा इधर किधर, तो हाँ परफेक्ट, यहीं पे यहाँ पे आ गया है तो कर लेता हूं ये। देयर वाज टू इफेक्ट, वन इज इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब पहली बात ये समझ लेना, इनकम इफेक्ट क्या होता है। आपका बाजरा जो है वो एक इंफीरियर गुड्स है, बाजरे का प्राइस क्या हुआ? डिक्रीज। whenever the price of a product decreases, your purchasing power और your real income increases। तो यहां पे जब बाजरे का प्राइस गिरा, your purchasing power और real income increases। अगर आपका इनकम या एबिलिटी टू बाय बढ़ा है, तो why are you demanding inferior goods shift to a superior goods? तो people will not demand बाजरा and therefore they demand what? A superior goods। क्यों? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, जब आपका इनकम या परचेजिंग पावर बढ़ा है, तो हमने देखा था फॉर इंफीरियर गुड्स इट इज अ नेगेटिव रिलेशन, इनकम बढ़ा की डिमांड गिरेगा। तो यहां पे आपका रियल इनकम बढ़ रहा है, तो आपका बाजरे का डिमांड भी क्या होगा? गिरेगा। तो अंडरस्टैंड डिफरेंट गुड्स के एक्सेप्शंस। सर प्राइस बढ़ा, डिमांड क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज जब वो इंफीरियर का प्राइस बढ़ता है, सुपीरियर का प्राइस बढ़ा रहेगा, और ज्यादा मात्रा में बढ़ा रहेगा सुपीरियर का प्राइस, तो यू will demand more of inferior. When the price of inferior falls, why does the demand fall? When the price falls, your purchasing power increases. If your ability is increasing, you will shift to the superior goods and not stay with the inferior goods. In short, ये आपका क्या है? Exception to the law of demand. This is your exception to law of demand. किधर है ये? notes. This is your exception to law of demand, given goods. Next, conspicuous necessities. देख दो necessities होते हैं, एक आप यहां पे देखोगे, one you will look at here, क्या हो रहा है ये? Shit. Is it gone? Thank you. You will find two necessities. One is conspicuous necessities and second one is demand for necessities. तो दोनों में फर्क क्या है? Conspicuous का मतलब है सोशल नेसेसिटीज। एक चीज इमेजिन करो ना, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो या फिर आप किसी दोस्त के घर में जा रहे हो, यू विल फाइंड उस दोस्त के घर में टीवी नहीं है, टीवी, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। आपके दिमाग में पहला इंप्रेशन क्या पड़ेगा? सही है। तो ये नेसेसिटीज जीने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज द सोसाइटी डिमांड्स देम, यू हैव टू डिमांड इट। देखो यहां पर, गुड्स इसेंशियल ड्यू टू विच प्रेशर्स? सोशल प्रेशर्स। तो ये टीवी, एसी, फ्रिज, ये सब जीने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे लोग उसको चाहते हैं आपके घर पे रहे,
इसीलिए आपको ये डिमांड करना पड़ रहा है. सो दीज आर नेसेसिटीज क्रिएटेड आउट ऑफ सोसाइटल प्रेशर बट स्टिल एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. मतलब क्या, आपका टीवी का प्राइस बढ़ने दो, फ्रिज का प्राइस बढ़ने दो, आपको डिमांड में चेंज आएगा नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली ये क्या है, नेसेसिटीज है. अल्टीमेटली इज अ व्हाट, नेसेसिटीज. तो एक क्वेश्चन रहेगा उसमें, डिस्पाइट द राइजिंग, उधर नहीं रहेगा, इसमें रहेगा शीट में, डिस्पाइट द राइजिंग प्राइस ऑफ टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर्स, द डिमांड डज नॉट स्टैंड अ टेंडेंसी टू चेंज. व्हाई? बिकॉज दीज आर कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज. तो सर ये क्या होता है, ये तुम्हारे बेसिक एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, इसेंशियल गुड्स, लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज पेशेंट्स के लिए जो इंसुलिन होता है, या फिर जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, कैंसर के लिए कीमोथेरेपी वगैरह, ये सब क्या है, बेसिक नेसेसिटीज में आता है. यहाँ पे भी आपका डिमांड जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा विद चेंज इन प्राइस. फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस माने क्या, देख आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अप्रैल में गोल्ड का प्राइस बढ़ा, मई मंथ में गोल्ड का प्राइस बढ़ा, जून में भी गोल्ड का प्राइस बढ़ा. आपकी शादी है इन द मंथ ऑफ सितंबर, करेंटली इट इज जुलाई, जून में प्राइस था गोल्ड का 85,000, जुलाई में प्राइस जो है गोल्ड का हो गया 87,500. प्राइस बढ़ा के कम हुआ, बढ़ा, तो आइडियली आपका डिमांड होना चाहिए था, कम होना चाहिए. बट आपको लग रहा है कि जब तक आपका शादी का टाइम आ जाएगा, दैट इज सितंबर, द प्राइस ऑफ गोल्ड में इंक्रीज मोर. तो आप क्या करते हो, आप बोलोगे भाई लेट्स नॉट वेट फॉर सितंबर, अभी धक्का बैठ रहा है, आई नो, बट अभी परचेस कर लेते, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके प्राइस जो है वो और बढ़ेगा. तो आप देखोगे यहां पे, इवन इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग, योर डिमांड विल, not because it is expensive or Veblen effect, it is because you are expecting price to rise further. So आप बोलोगे it is better to purchase at the current prices than to wait till the month of September. So anticipation of future price rises leads to increase in the current demand. Anticipation, expectation. Incomplete information or irrational behavior. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मतलब क्या, आपको मालूम ही नहीं है वो प्रोडक्ट के बारे में. नैनो बेस्ट एग्जांपल, नैनो लॉन्च हुआ था, नैनो का पर्पस क्या था, टू सर्व द लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ताकि उनके पास भी एक कार हो. नैनो वाज प्राइस्ड एट 1 लाख रुपीज जब आया था तब. बट लोगों को क्या लगा, एक तो ऐसा ऑटो रिक्शा जैसा है वो, और दूसरा अगर इतना सस्ता है मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रहने वाली है और नैनो में. People did not demand it. Even at cheap price, people did not demand it. Why? As soon as you attach a lower price ना, people think इसमें कुछ गड़बड़ है. That is nothing but incomplete information of the product. Irrational behavior. Tell me, अगर कोई चीज का प्राइस बढ़ रहा है, आपने आइडियली उसका डिमांड क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए. कोविड-19 में वैक्सीन के प्राइसेस जो है वो एक्सॉर्बिटेंटली बढ़ रहे थे. टेल मी, सामने वाला सेलर प्राइस क्यों बढ़ाएगा, बिकॉज कोई कंज्यूमर उसको परचेस करने के लिए तैयार है और ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है. तो इज इर्रेशनल बिहेवियर. व्हाई? जो वैक्सीन आपको 800, 900, 1000 रुपए में मिलती है, यू आर परचेसिंग इट फॉर अ प्राइस ऑफ 20, 25, 50,000. दिस इज व्हाट, इर्रेशनल बिहेवियर. मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है तभी भी आप क्या कर रहे हो, उसको डिमांड कर रहे हो. तो ये भी जो है एक्सेप्शन आता है लॉ ऑफ डिमांड में. ऑक्शन, वो लास्ट आईपीएल में एक क्रिकेटर था ऋषभ पंत करके, क्यों दिया उसको इतना पैसा, इर्रेशनल बिहेवियर. ऑक्शन में लोगों को समझता नहीं है कि कहां पे रुकना चाहिए. ऑक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई अपने को सबसे ज्यादा बोली लगानी है, प्रोडक्ट कितना भी घटिया रहे, अपन वो प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं करेंगे, बाजू में पड़ा रहेगा, बट वी हैव टू शो दैट वी हैव प्लेस्ड अ हायर बिड. तो ऑक्शन तब तक नहीं रुकता जब तक हाई बिड्स नहीं आते. दिस हाई बिडिंग इज व्हाट, एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल बिहेवियर. तब कोई चीज अगर 2 लाख की है, आप उसके लिए 16-17 करोड़ दे रहे हो, इट इज इर्रेशनल बिहेवियर. ठीक है, ये होगा आपके एक्सेप्शंस. जस्ट गो थ्रू दिस एक्सेप्शंस वंस. अगर आया तो एक आधा एक्सेप्शन आने के चांसेस है.
रैशनल, दोनों इफेक्ट, इनकम इफेक्ट मैंने पढ़ा दिया आपको। अब सब्स्टिट्यूशन, एक काम करता हूं फिर से पढ़ता हूं, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब एक चीज का प्राइस गिरता है, when the price of product falls, it becomes less expensive as compared to its substitute, so people will demand that product. तो भाई जो लॉ ऑफ डिमांड में अपन पढ़ रहे हैं, प्राइस गिरा के डिमांड बढ़ता है, वो क्यों होता है? बिकॉज जब एक चीज का प्राइस गिरता है, दैट बिकम्स लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट्स, so people will therefore demand that particular product more. This is what substitution effect. इनकम इफेक्ट का मतलब क्या? जब एक चीज का प्राइस गिरता है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है। अगर परचेजिंग पावर या रियल इनकम बढ़ा तो लोग उसका डिमांड ज्यादा करेंगे। ये है जनरल नॉर्मल गुड्स का डिस्कशन। बट यहां पे नॉर्मल गुड्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इंफीरियर गुड्स। ठीक है, एग्जांपल ऑफ बाजरा, बाजरा का सब्स्टिट्यूट है राइस। जब ये बाजरे का प्राइस गिरा, राइस का प्राइस उतना ही है, पीपल कैन इजिली कंपेयर दैट भाई बाजरा इज लेस एक्सपेंसिव देन राइस, तो एज पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पीपल विल सब्स्टिट्यूट बाजरा फॉर राइस, मतलब पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ बाजरा बिकॉज बाजरा उनको चीपर ही अवेलेबल है। बट वही मैं आपको इनकम इफेक्ट पे डाइवर्ट करूं, बाजरे का प्राइस गिरा, लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ा, रियल इनकम बढ़ा, बट अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आप सुपीरियर गुड्स परचेस करना चाहोगे, ना कि इंफीरियर गुड्स। तो देयरफॉर पीपल्स डिमांड फॉर बाजरा विल कम डाउन। व्हाई? बिकॉज दे विल ट्राई टू परचेज मोर ऑफ सुपीरियर गुड्स विद द इंक्रीज्ड इनकम। तो आप देख रहे हो दो इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड्स कुछ बोलता है और इनकम इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड्स कुछ और बोलता है। तो सर हम एग्जाम में क्या करें? आप एग्जाम में ये चेक करना कौन सा इफेक्ट स्ट्रांग है, सब्स्टिट्यूशन स्ट्रांग है कि इनकम स्ट्रांग है। अगर इनकम इफेक्ट स्ट्रांग है तो प्राइस गिरने से बाजरा का डिमांड गिरेगा, मतलब लॉ ऑफ डिमांड आपका यहाँ पे वायलेट होगा। बट अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रांग है तो बाजरे के प्राइस गिरने से बाजरे का डिमांड बढ़ेगा, यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करेगा, ट्रू होगा। तो अंडरस्टैंड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। माने क्या? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स। इनकम इफेक्ट फॉर नॉर्मल गुड्स is also what? Positive. But income effect for inferior goods is negative. Income effect for inferior goods is what? Negative. तो क्वेश्चन आपको कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन आपको एक बार आया था कि इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड्स इज ऑलवेज ऑपोजिट। एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं फटाफट से आपको, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहां पे, in case of inferior goods, income and substitution work in opposite. Income is negative, substitution is positive for inferior goods. When the violation of law of demand occurs, your negative income effect is greater than substitution effect. तब जाके आपका law of demand क्या होता है? Violate होता है। The substitution effect will be always and always positive. यहाँ पे मार्क नहीं कहता, it is always and always what? Positive. इनकम इफेक्ट या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। फॉर नॉर्मल गुड्स पॉजिटिव, फॉर इंफीरियर गुड्स नेगेटिव। ठीक है, डिस्कशन क्लियर है? रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्लियर है? अब और कुछ घटिया रैशनल्स है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाते हो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? गिरते हुए जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर आपको एक प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है तो उस प्रोडक्ट पे आप खर्च क्यों करोगे? राइट और नॉट? मतलब बेसिकली देखो यहाँ पे आपके यूनिट्स है 1 2 3 4। आप जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर जाओगे आपका यूटिलिटी क्या होगा? गिरेगा। टेल मी, आपका सेटिस्फेक्शन गिर रहा है, व्हाई विल यू बी विलिंग टू पे द सेम प्राइस? आप बोलोगे देख भाई मेरे को इससे सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है तो मुझे इसके लिए उतना प्राइस नहीं पे करना। लेट अस से यहाँ पे एक मिनट का प्राइस था 20 रुपए,
तो अगर माई सेटिस्फैक्शन इज फॉलिंग, आई विल नॉट बी रेडी टू पे प्राइस ऑफ 20 रुपीज फॉर एवरी प्रोडक्ट. मैं क्या बोलूंगा, देख, आई विल डिमांड दिस प्रोडक्ट्स only when you offer me something else. What is something else? Reduction in the prices. क्यों? मेरा सेटिस्फैक्शन गिर रहा है एक्स्ट्रा कंजम्पशन से. तो अगर तू चाहता है कि मैं प्रोडक्ट कंज्यूम करूं, तो प्राइस उस प्रोडक्ट का मुझे कम चार्ज कर. मतलब यहाँ 18, यहाँ 16, यहाँ 14. कैन यू सी लॉ ऑफ डिमांड वर्किंग? प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज रैशनल. मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है? Because of this diminishing marginal utility, consumers buy more only if the price falls. Why price has to fall? To match the reduced utility. Because आपका utility गिरा है, उसको मैच करने के लिए आप प्राइस क्या करो, गिराओ. इसी कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट चैप्टर में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस बेस्ड ऑन दिस ओनली. ठीक है. अगर एक मार्केट में नए नए कंज्यूमर आते जाएंगे, मोर कंज्यूमर्स इन अ मार्केट मींस मोर मार्केट डिमांड. देखो, एंट्री ऑफ न्यू कंज्यूमर्स. ठीक है. जब एक चीज का प्राइस गिरता है, तो इट बिकम्स अफोर्डेबल टू द मल्टीपल कंज्यूमर्स, so प्राइस फॉल्स एंड डिमांड इंक्रीजेस. देख, ऐसा नहीं होगा कि प्राइस गिरा तो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स ही डिमांड ज्यादा करेंगे. हो सकता है प्राइस गिरा तो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर डिमांड करेंगे, बट प्राइस गिरा तो आपके नए कंज्यूमर्स भी आ सकते हैं ना. एक लोकेलिटी में चाय का प्राइस है 10 रुपए, 10 कस्टमर फिक्स थे, 10 कप फिक्स थे, तो चाय ने प्राइस 8 रुपए किया, तो 10 कस्टमर जो फिक्स है वो तो खरीदेंगे ही. ज्यादा भी खरीद सकते हैं, सेम भी खरीद सकते हैं, बट वो जो 2 पर्सन ने प्राइस कम किया है ना, इट विल ट्रिगर द अदर कंज्यूमर्स टू कम एंड परचेज व्हाट, टी. सो इसलिए प्लीज ध्यान रखना, जब प्राइस गिरता है इट लीड्स टू एंट्री ऑफ न्यू कंज्यूमर्स. नेक्स्ट, मल्टीपल यूजेस. अगर एक प्रोडक्ट का यूज मल्टीपल है, मिल्क ले एग्जांपल. अभी अगर मिल्क का प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आप मिल्क यूज करोगे ओनली फॉर ड्रिंकिंग. बट द प्राइस ऑफ द सेम मिल्क डिक्रीजेस, यू विल मेक स्वीट्स, यू विल मेक पनीर, यू विल मेक व्हाटएवर यू वांट. इलेक्ट्रिसिटी. अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस ज्यादा है, तो आप पंखा लगाओगे. बट अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम आ रहा है, you will switch on the AC. Why? Because electricity has multiple uses. This is your rationale of law of demand. Nevertheless, मेरे हिसाब से पहला और दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं. फिर ये फेवरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज. फटाफट से एक्सप्लेन कर रहा है, नॉट गोइंग टू द ग्राफ डिटेल्स. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब प्राइस चेंज होगा तब. अगर प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ेगा. इट इज एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. वर्ड इज इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड. व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड फॉल्स, इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. इंक्रीज डिक्रीज ये होता है बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस चेंजेस. मतलब क्या? आपका इनकम बढ़ा, प्राइस इतना ही है, आपका इनकम बढ़ा, क्या आपका डिमांड बढ़ेगा? The answer is yes. So your income is increasing, because of which demand is increasing, price remaining constant. तो आपका डिमांड बढ़ता है because of non price factors, it is increasing demand. जब आपका डिमांड गिरता है because of non price factors, it is decreasing demand. अब why am I emphasizing on the words? There is a reason why I am emphasizing on the words quantity demanded for expansion contraction, demand for increase decrease. क्यों? एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको. किया था हम लोगों ने ये, देखना पड़ेगा कहां पे. 31st क्वेश्चन देखो एक बार. Just look at the 31st question once. A movement along the demand curve for soft drink is best described as. Movement कैसा है? Along the demand curve. मतलब होता है expansion है तो contraction. Increase नहीं, decrease नहीं. बचा क्या? Change in quantity demanded और change in demand.
सर ये टिक करे या ये टिक करे? आप ये टिक करोगे बिकॉज when I say along, it is either expansion or contraction. Expansion, contraction are changes in quantity demanded. Increase, decrease is change in demand. तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ट्विस्ट भी किया था क्वेश्चन. क्या अगर गलती से क्वेश्चन ने आपको पूछा अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चेंज इन डिमांड. ठीक है, तो प्लीज पे अ स्पेशल एम्फोसिस टू द वर्ड्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड व्हाट? चेंज इन डिमांड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्या? या तो एक्सपेंशन या तो कॉन्ट्रैक्शन, जिसका मूवमेंट क्या होता है? सेम डिमांड कर्व. अगर आपको रिकलेक्ट हो पा रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट इज व्हाट? गुड, एक्सपेंशन. एंड अपवर्ड मूवमेंट इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन. Leftward shift is decrease, rightward shift is increase in demand. क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ओके. आई गो टू द नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी इन सिंपल शब्द क्या है? आपका रिस्पॉन्सिवनेस. बेस्ट, चलो रिस्पॉन्सिवनेस. कितने टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है? 5. आंसर इज 4. कितने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है? 5. इलास्टिसिटी 4 टाइप का होता है: प्राइस, इनकम, क्रॉस, एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. वेरी गुड. प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड. क्या आप मुझे बेसिक फॉर्मूला बता सकते हो? बेसिक फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यहां पे प्लीज अंडरस्टैंड करना, यहां पे जो गुड्स है वो एक ही गुड्स है, उसी गुड का प्राइस, उसी गुड्स का डिमांड. तो इसीलिए बाय इट्स वेरी नेचर दिस इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? नेगेटिव. प्राइस बढ़ा डिमांड गिरेगा, प्राइस घटा डिमांड बढ़ेगा. एक नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. इसका जो आप एग्जाम में यूज करोगे फॉर्मूला बता सकते हो? सिंबॉलिक फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी. ये आप यूज कर सकते हो नेवरदलेस. बट इसीलिए मैं एक और आपको समझाना चाहता हूं. अभी अभी अपन ने 15-20 मिनट पहले एक स्लोप करके पढ़ा था. स्लोप का फॉर्मूला रिकलेक्ट करो. स्लोप, हाँ, बट मैं स्लोप का फॉर्मूला पूछ रहा हूं. डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन. बट अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपका एच ही लेजर का स्पीड छोटा नहीं होता. बेस्ट नहीं, ये भी हट गया, हट गया है. अगर आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा. तो इससे मैं आपको बोल सकता हूं ये और ये क्या उल्टे है? तो इंस्टेड ऑफ दिस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी आई विल राइट 1 अपॉन स्लोप इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी. और डोंट वरी, आंसर नेगेटिव क्यों आएगा? बिकॉज स्लोप हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव. तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, डोंट वरी. अगर आपको स्लोप दिया रहा, ओरिजिनल प्राइस दिया रहा, ओरिजिनल क्वांटिटी दिया रहा, आपको इलास्टिसिटी निकालते आना चाहिए. ठीक है, ओके. तो प्राइस इलास्टिसिटी के 5 कॉमन फटाफट डिस्कस करके खत्म करते हैं. इलास्टिक डिमांड मतलब आपका इलास्टिसिटी का वैल्यू मोर देन 1 रहेगा. हाँ, बट सुन लेना, जब मैं जज करूंगा इलास्टिक है इनइलास्टिक है या क्या है, यहां पे इवन दो बाय द वेरी नेचर द इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, to categorize it into 5 types, I will express elasticity as a positive number. तो इसीलिए जब आपका इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, मतलब क्या? आपका प्रोडक्ट का डिमांड इलास्टिक है. इलास्टिक का मतलब क्या? लार्ज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ स्मॉल परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इन वेरी सिंपल आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज मोर देन डेल्टा पी.
डेल्टा क्यू इज मोर देन व्हाट, डेल्टा पी। क्लियर है? इसका शेप कैसे होगा, फ्लैट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इनइलास्टिक वेयर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, यहां पे आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज लेस देन डेल्टा पी और डेल्टा पी इज मोर देन डेल्टा क्यू। चेंज इन प्राइस बीइंग मोर देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका शेप क्या रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बट स्टीप। स्टीप माने क्या, चलना मुश्किल, फ्लैट मतलब चलना आसान होता है वहां पे। यूनिटरी इलास्टिक वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, 1, यहां पे आपका डिमांड कब क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब, अगर आपका ये ग्राफ है, दिस इज योर, हटना, दिस इज योर डिमांड कर्व। आई टेक 1 पॉइंट हियर, आई टेक 1 पॉइंट हियर, लेट मी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू बोथ एक्सिस। यहां पे परपेंडिकुलर, यहां पे एक परपेंडिकुलर, यहां पे एक परपेंडिकुलर। कैन यू सी टू रेक्टेंगल्स? अच्छा प्लीज टेल मी, यहां पे क्या होता है, यहां पे तो दोनों ही रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होगा, एरिया सेम होगा, बट एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्राइस अपॉन इंटू क्वांटिटी। दिस इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू। मार्केट्स में आपने पढ़ा रहेगा ये टोटल रेवेन्यू। अब एक का रेवेन्यू दूसरे का क्या होगा, खर्चा। टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या, जो दो रेक्टेंगल्स है इनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। मतलब रेक्टेंगल एरिया और इसका क्या होंगे, सेम होंगे। इट मींस दिस टोटल रेवेन्यू इज इटसेल्फ एरिया, therefore total revenue remains what, same। तो अगर आपको कोई बोले कि भाई ये यूनिटरी इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है क्या, सॉरी ये टाइप है क्या, तो आपको जज क्या करना है, क्या यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रह रहा है क्या। अगर नहीं रह रहा है इट मींस योर आंसर इज रॉन्ग। कैसे, देखो, प्राइस क्वांटिटी 10 500, 20 एंड 250। 3 टू क्यों करो यहां पे, पहले केस में कितना होगा, सेकंड केस में कितना होगा, सेम। Is this an example of unitary elasticity? The answer is yes, because यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर प्लीज अंडरस्टैंड यूनिटरी इलास्टिसिटी में आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक, आप प्राइस कितना भी चेंज करो डिमांड चेंज होगा ही नहीं। नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन प्राइस। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है आपकी, 0। Therefore, it's a vertical downward sloping supply curve। ऐसा इसका आएगा एकदम फ्लैट, इसका आएगा एकदम स्टीप, इसका आएगा परफेक्ट 45 डिग्री एंगल, और इसका आएगा परफेक्टली इलास्टिक का हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या, अगर आपका थोड़ा भी प्राइस चेंज हुआ ना, आपका डिमांड इनफाइनेटली चेंज हो रहा है। इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ इनफाइनेटसिमल चेंज इन प्राइस। प्राइस बहुत छोटा चेंज हुआ, आपका डिमांड हद से ज्यादा चेंज होता है। तो अगर आपको याद है, ये मेथड के लिए हम लोग कौन सा, ये टाइप के हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। दैट इज इफ देयर इज अ इनफाइनेटसिमल चेंज इन प्राइस। इनफाइनेटसिमल मतलब क्या, बहुत ही छोटा। इट मींस it is used through point elasticity method। Is this clear to you? पांचों में टाइप्स क्लियर है। इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है, इलास्टिसिटी का और रेसिप्रोकल क्या होता है। मतलब बेसिकली फॉर्मूला में मैं 1/slope कर सकता हूं। दो ही केस चाहिए मुझे यहाँ पे, आई वांट ओनली 2 केसेस। फर्स्ट इज, आज ये क्यों गणना है यार तेरे को,
वाटर ब्रेक, वाटर ब्रेक। एक बार रिसेट करना पड़ेगा मेरे को, ऑनलाइन स्टूडेंट रुको, भागो मत, रिसेट करने दो। सिरी शट अप। And two very important discussions to be noted here. शिंदे, गुड आफ्टरनून। पहला, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, सॉरी। एक परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक। यहां पे आपका इलास्टिसिटी होता है इंफिनिटी, यहां पे वो होता है 0। ये क्या है? दिस इज इलास्टिसिटी। फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी इज 1 upon slope into P by Q। हाँ कि ना? 1 upon slope into what? P by Q। अब प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। पहला मैं ले रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पीईडी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी, इज इक्वल्स टू 1 upon slope into P by Q। ठीक है? अब अगर मैं थोड़ा उसको रीअरेंज करूं, स्लोप इज इक्वल्स टू 1 upon infinity into P by Q। कैसा नो? अब अगर आप देखोगे इन्फिनिटी मतलब है वेरी बिग नंबर, तो आप 1 डिवाइड बाय वेरी बिग नंबर करो, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? 0 आएगा। 1 डिवाइड बाय वेरी बिग नंबर, बस आंसर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट? 0। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू गेट स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ ओनली टू टाइप्स। दो टाइप आएंगे। फिर आपका अगर ये 0 आ गया
तो ये कुछ भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा, 0. सो प्लीज रिमेंबर, व्हेन इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी, स्लोप विल ऑलवेज बी व्हाट, 0. When elasticity is infinity, slope will be always 0. Or when slope is 0, elasticity is always infinity. 0 nahi, infinity. Second case, perfectly inelastic demand. यहां पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्लोप इंटू पी बाई क्यू. तो therefore slope is 1 upon 0 into p by q. 1 upon 0 you cannot arrive at in mathematics. So it is actually error. But उस error को अपन बोलते हैं infinity. That error is called as what? Infinity. So therefore please remember, whenever your demand is perfectly inelastic, slope will be what? Infinity. ये दो relations आपको समझने पड़ेंगे, ऐसा MCQ भी किया था. Nevertheless, this is important. ठीक है? Done? Point elasticity, as I said, it is used for infinitesimal changes in price. अब यहां पे अगर आप देखोगे, एक डेरिवेटिव फॉर्मूला है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट. क्यू, क्वेश्चन क्या आएगा आपको मालूम है क्या, क्यू इज इक्वल्स टू, लेट अस से क्वेश्चन कुछ तो इक्वेशन देगा, 10 माइनस, क्वेश्चन ये क्या देखता हूं, मेरे को याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था. इट्स बेटर इफ आई लुक एट द क्वेश्चन ओनली. नीचे नहीं था रे, हाँ 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 ठीक है. देखो, तो ऐसा ही आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, सेम क्वेश्चन, अगर ऑब्वियसली फिगर्स चेंज्ड. The demand function is given by Q is equals to 5 minus 10p. Find the elasticity using point method when the price is 5. Now, institute's answer or way of solving is very dangerous. Derivative लेता डायरेक्ट डेरिवेटिव घेते थे. क्या करेगा वो इस पूरे इक्वेशन को डेरिवेटिव के फॉर्म में डालेगा. मैं बोलता हूं अब कुछ डेरिवेटिव के फॉर्म में मत डालना, डोंट डू एनी सच काइंड ऑफ शिट. सिंपल चीज करना, प्राइस 5 है, क्वांटिटी निकालो कितना जा रही है, क्वांटिटी कितना होगा, 100 माइनस 10 इंटू 5, यहां 50 हो जाएगा. मतलब आपको क्या मिला, जब प्राइस 10 है, तो जब प्राइस 5 है, क्वांटिटी कितना है, 50. अब आपकी मर्जी, अज्यूम P as any other number. मैं बोल रहा हूं प्राइस इक्वल्स टू व्हाट, 8. ऐसे प्राइस हाउ मच, 8. तो टेल मी क्वांटिटी कितना होगा, 100 माइनस 10 इंटू 8 दैट इज 20. ऐसा ना, तो मैं बोलता हूं when the price is 8, quantity is 20. जो आपको दो प्राइस दो क्वांटिटी मिल गए, जो आपको अब तक सिखाया गया है कि कैसे करेंगे इलास्टिसिटी, वही फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. व्हाट इज डेल्टा क्यू, -30 divided by delta p is 3. Original price is 5 and original quantity is how much, 50. करो ये सॉल्व, आपका आंसर -1 नहीं आएगा. आपको 8 नहीं पसंद, आप 9 ले सकते हो, 10 मत लेना, 10 मत लेना. क्यों, अगर 10 लो तो आंसर 0 आ जाएगा. तो ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप के लेस देन कितने नंबर चलेगा, लेस देन स्लोप बट, ठीक है. तो डोंट अप्लाई डेरिवेटिव्स एंड दैट काइंड ऑफ, ये सिंपल पी का उन्होंने दिया रहेगा एक पी का वैल्यू, एक आप अज्यूम करो, पी क्यू निकालो, कैलकुलेट इलास्टिसिटी यूजिंग एनी नॉर्मल मेथड. ठीक है. सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने इग्नोर किया है पॉइंट. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल कि ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, पूछेंगे भी नहीं एग्जाम में, डोंट वरी ऑन दिस.
ज्योमेट्रिक मेथड, ये ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। सबसे टॉप पे इंफिनिटी, नीचे लेस देन 1, बीच में इक्वल टू 1, उसके नीचे सॉरी इंफिनिटी, मोर देन 1, बीच में इक्वल टू 1, लेस देन 1 और एकदम नीचे क्या रहेगा 0। आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। इसमें एक और चीज आपको क्या याद रखनी है, अरे यार, स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप इज व्हाट, कांस्टेंट। इसी तो लाइन देखो स्ट्रेट है, जब स्ट्रेट होता है तभी क्या होता है, कांस्टेंट स्लोप होता है। एक्सटेंशन बॉक्स दिख रहा है ये मांगे क्या? बंद मत दो, बंद मत दो, बंद मत दो। सॉरी। तो यहाँ पे आपका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सबसे ऊपर इंफिनिटी, जिसमें से नीचे नीचे आएगा वैल्यू उसकी गिरती जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे दो सवाल पूछ सकता है, यहाँ पे क्या रहेगा बोल, यहाँ पे क्या रहेगा बोल, बीच में क्या रहेगा बोल, और इसके बीच में कितना रहेगा, इन दोनों के बीच में कितना रहेगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, so geometric method calculates elasticity on a linear demand curve। linear का मतलब क्या, slope is constant by using ratio of segments, by using ratio of segments। मतलब क्या, अंडरस्टैंड। एक होता है अपर सेगमेंट, एक होता है लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट का मतलब क्या, अगर देखोगे यहाँ पे द फॉर्मूला इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये आप अगर लगाओगे फॉर्मूला तो आपको इलास्टिसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। और सर इंपॉर्टेंट है, लोअर मतलब क्या, अपर मतलब क्या। देखो, लोअर सेगमेंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द एक्स इंटरसेप्ट। ये वाई ऊपर रहता, एक्स नीचे रहता, मालूम ना। तो अगर मैं एक पॉइंट पकड़ू यहां पे, पॉइंट डी, तो पॉइंट डी का अपर सेगमेंट कौन सा और लोअर सेगमेंट कौन सा, ये उसका लोअर सेगमेंट हो जाएगा। पॉइंट डी से लेके पॉइंट ई और पॉइंट डी से लेके पॉइंट ए उसका अपर सेगमेंट माना जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, लोअर अपॉन अपर एट पॉइंट डी, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर मतलब क्या, उस पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस। तो डी से लेके एक्स तक का डिस्टेंस क्या होगा, डीबी। और अपर मतलब उस पॉइंट से लेके ऊपर वाले तक का, तो कितना हो जाएगा वो, अब देख के बोलो, डीबी का डिस्टेंस बड़ा है या डी ए का डिस्टेंस बड़ा है, डी ए का डिस्टेंस बड़ा है। डिनोमिनेटर मोर देन न्यूमरेटर, द वैल्यू हैज टू बी व्हाट, लेस देन 1। जब आप बड़े नंबर छोटे नंबर डिवाइड बड़े नंबर करते हो तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो इसलिए इस पॉइंट पे आप देखोगे इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1। सर एक और पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट बी, डायरेक्ट कौन सा, पॉइंट बी। फॉर्मूला इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। कैन यू डिफाइन लोअर सेगमेंट, बी से क्या, कुछ नहीं, बी ही अपने लोअर सेगमेंट पे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे कुछ भी आने दो, नीचे आता है बी ए, बट अल्टीमेटली आंसर इज व्हाट, 0। तो इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी आपका क्या है,
0 है। ठीक है, दिस इज द प्रूफ। प्रूफ इज नॉट आस्किंग द एग्जाम, नोटिस आपको अगर वो नंबर याद है तो सफिशिएंट है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी ऑल्सो कॉल्ड एज मिड पॉइंट मेथड कब यूज करेंगे? टू मेजर द इलास्टिसिटी बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के, डोंट गेट मिसलेड वर्ड पॉइंट था सर, पॉइंट मतलब पॉइंट इलास्टिसिटी नहीं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में अगर इलास्टिसिटी मेजर करना है तो द मेथड इज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। ठीक है, सॉरी, arc elasticity method to measure distance between the 2 points, the method is arc elasticity method। फॉर्मूला क्या है इसका? q2 minus q1 divided by q2 plus q1 into p2 plus p1 divided by p2 minus p1 to be used only when the question specifically tells you to use this। तब तक आपको ये यूज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बोला है सिर्फ तभी आप इसको यूज करोगे, न तो आप इसको यूज कभी भी करोगे नहीं। So this is your entire discussion on first method, that is price elasticity of demand. Next, income elasticity of demand। ये क्या मेजर करता है? वही percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income। percentage change in quantity demanded upon percentage change in income। इसके लिए आप वो यूज कर सकते हो डेल्टा क्यू upon delta y into original income upon original quantity। You can use this formula also to get the answer। अगर आपका इनकम चेंज हुआ तो आपका डिमांड कितने से चेंज होगा? अगर आपको इंपोर्टेंट याद क्या रखना है, ये नॉर्मल गुड्स के लिए आपका इलास्टिसिटी 0 से ज्यादा रहेगा। इट विल बी व्हाट? मोर देन 0 बट less than 1। more than 0 but less than 1। more than 1 माने कौन से गुड्स? लग्जरी गुड्स। वो एग्जांपल था प्राइवेट स्कूलिंग इन इंडिया इलास्टिसिटी हैज इनकम इलास्टिसिटी 3.6। तो आंसर वाज प्राइवेट स्कूलिंग इज लग्जरी गुड्स। तो मोर देन 1 मतलब लग्जरी, अप टू 1 मतलब नॉर्मल गुड्स, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव क्या होंगे आपके? inferior goods। income elasticity of potato is minus 0.4। potato is inferior goods। ठीक है, this you have to understand। नेक्स्ट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ये मैंने ऑलरेडी ऊपर बोला दिया था कि ऊपर जो है दूसरा गुड्स आएगा, नीचे जो है दूसरा गुड्स आएगा। अब ये ए और बी या तो सब्सटीट्यूट रहेंगे या तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। अगर सब्सटीट्यूट है तो इलास्टिसिटी क्या होगा? If it is substitute, what will be the elasticity? Always positive। negative मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है दोनों, ए और बी। एक और चीज, perfect substitutes have infinite elasticity। closed substitutes have large positive elasticity। distant substitutes have स्मॉल पॉजिटिव इलास्टिसिटी। तो अगर आपको याद है तो मैंने 3 ग्राफ्स बनवाए थे आपसे क्वेश्चन डिस्कशन के वक्त की। अगर ये आपको दिया हो, यहां पे है प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, यहां पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाई, और शेप ऐसा है, तो एक्स और वाई कौन से सब्स्टिट्यूट्स है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। क्या बोला उसने? सेम प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ वाई, और अगर शेप जो है ऐसा है मतलब इट्स अ फ्लैट शेप, वर्किंग इज इजी, दिस इज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। एंड लास्ट केस प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ वाई। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, अगर ग्राफ बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप ऐसे उसको जज करोगे। यहां पे आपका वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा इंफिनिटी, यहां पे
लार्ज पॉजिटिव और यहां पे स्मॉल बट स्टिल व्हाट पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे आपका लेट अस से प्राइस ऑफ एक्स है, क्वांटिटी ऑफ वाई है। टेल मी ये क्या है, व्हाट इज दिस? अगर क्वेश्चन पूछेगा एक्स और वाई क्या है, व्हाट आर एक्स एंड वाई? गुड, एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज द स्लोप इज डाउनवर्ड्स नेगेटिव। तो इसलिए नेगेटिव के केस में जो कॉम्प्लीमेंट्स रहेंगे, तो छोटा नेगेटिव है मतलब 0.25 नेगेटिव, तो इट इज वीक कॉम्प्लीमेंट। बट इफ इट इज -3 -6 -2 इट इज स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू हैव टू जज। लास्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। मतलब क्या, परसेंटेज चेंज इन quantity demanded divided by percentage change in ad expenses। अगर एडवर्टाइज करते हो, इट इज कॉमन दैट या तो योर डिमांड विल इंक्रीज और डिमांड विल रिमेन द सेम। आप एडवर्टाइज कर रहे हो और उससे डिमांड गिर रहा है, ऐसे होने के चांसेस कम है। इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एडवर्टाइजिंग, मतलब ऐसा कोई नहीं चाहता। तो इसीलिए प्लीज रिमेंबर दैट एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी इज ऑलवेज और यूजुअली व्हाट पॉजिटिव। ठीक है, हायर इलास्टिसिटी signifies greater responsive to advertising। अगर ये नंबर बड़ा आता है, if the other elasticity is more than 1, it means the people are actually responding to your advertisement. If it is 0, it means people are not responding. If it is somewhere between 0 to 1, it means people चेक करेगा जिससे का। हाँ एक सेकंड झाले झाले रुकना मत अभी। ठीक है चलो, so this is advertising elasticity। 0 means no response, infinity means greatest response, and अगर more than 1 है मतलब positive response, less than 1 मतलब less proportional response। depending on the case to case आपका आंसर वेरी होगा। डर लग रहा है थोड़ा भी अटका तो। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी बेस्ड ऑन टोटल रेवेन्यू या टोटल आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी। कुछ सिंपल से याद रखना है इसमें, टोटल रेवेन्यू इलास्टिसिटी। अगर आपका इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है, if your elasticity is inelastic, price increasing will increase the total revenue, price decreasing will decrease the total revenue। सिंपल। अगर आपका डिमांड इनइलास्टिक है, प्राइस बढ़ाओगे रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस घटाओगे
रेवेन्यू घटेगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन. इन इलास्टिक डिमांड मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. It means it has a greater price effect. It has a greater price effect. Next आपका आएगा इलास्टिक. इलास्टिक में अगर प्राइस बढ़ाओगे रेवेन्यू घटेगा, प्राइस घटाओगे रेवेन्यू बढ़ेगा. बिकॉज यहां पे आपका change in quantity is more than change in price. This is a greater quantity effect. This has a greater quantity effect. And last, unitary elastic. ये अपन ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आए थे. नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू. दिस हैज नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू. प्राइस बढ़ाओ कम करो जो करना है करो, आपका रेवेन्यू जो है वो थोड़ा भी चेंज होगा नहीं. देयर इज नो चेंज इन रेवेन्यू. ठीक है, इतना ही बोलते टोटल रेवेन्यू में थोड़ा इलास्टिसिटी. सिंपल समरी. ठीक है, अगर आपको डिटेल एग्जांपल चाहिए तो बुक में है, न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल एग्जांपल है, नॉन न्यूमेरिकल एग्जांपल. बट लास्ट मोमेंट के लिए मेरे हिसाब से आप अगर इतना भी याद रख के जाओगे तो यार वर्क इज डन. सिंपल. एक और चीज यहाँ पे आई थिंक वो मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है बट आप अगर बुक्स में है आपके रेगुलर बुक्स में. बट वन थिंग विच आई वांट टू हाईलाइट इन दिस इज शेयर ऑफ टैक्स बर्डन. कंज्यूमर के ऊपर कब ज्यादा होगा और सप्लायर के ऊपर कब ज्यादा होगा. सिंपल चीज याद रखना. इन इलास्टिक एंड इलास्टिक, पुस्तक नहीं पढ़ा मतलब छवि. टू 2.23 एंड 2.24 यहां पे फॉर गवर्नमेंट्स. ये लिख के भी दिया इधर. ओके, ठीक है चलो, बट फिर से लिख रहा हूं मैं. अंडरस्टैंड, जब आपका डिमांड इन इलास्टिक रहेगा तब टैक्स जो है उसका बर्डन रहेगा कंज्यूमर पे, और जब आपका प्रोडक्ट इलास्टिक रहेगा टैक्स का बर्डन रहेगा सप्लायर पे. इफ यू एबल टू रिकलेक्ट द लॉजिक, मैंने बोला था कि जिसका डिमांड इन इलास्टिक है मतलब वो प्रोडक्ट हैबिचुअल है, एडिक्टिव है, दारू, सिगरेट, टबैको, दिस आर एडिक्टिव प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर जब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिलना ही है. बिकॉज जस्ट बिकॉज मोर टैक्स डज नॉट मीन पीपल विल स्टॉप कंजम्पशन, पीपल विल कंज्यूम. मतलब गवर्नमेंट का शेयर उसको मिलेगा, बट टैक्स अल्टीमेटली भरना किसको है, आप. तो व्हेन द डिमांड इज इनइलास्टिक the tax burden will be on consumer. When the demand is elastic, tax burden will be on supplier. ठीक है, this is the last point you will remember in this total outlay method. And last point of discussion, determinants of price elasticity of demand. Simple, ये चार्ट अगर आपको याद रह रहा है, done. Substitutes, more substitutes more elastic, less substitutes less elastic, case closed. More substitutes more elastic, less substitutes less elastic. वो जो डिटरमिनेंट्स है उसके लास्ट लाइन में मैंने समरी लिखा है बुक में, यहां से भी आप रेफर कर सकते हो, चलेगा. प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, ग्रेटर प्रपोर्शन स्पेंट ग्रेटर इलास्टिसिटी, लेसर प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट लेसर इलास्टिसिटी. नेचर ऑफ गुड्स, फॉर नेसेसिटीज इट इज इनइलास्टिक, फॉर लग्जरीज इट इज इलास्टिक. नंबर ऑफ यूजर्स, मोर यूजर्स मोर इलास्टिक नहीं मिल रहा है, मोर यूजर्स मोर इलास्टिक, लेस यूजर्स लेस इलास्टिक, मतलब इलास्टिक बेसिकली. टाइम पीरियड,
short run inelastic, long run elastic. Short run inelastic, long run elastic. Consumer habits, addictive goods, always inelastic. Addictive or habitual purchases, it is always what? Inelastic. Complementary goods, inelastic. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए क्या होगा डिमांड आपका? इनइलास्टिक, बिकॉज आपका अगर आपको पेन यूज करना है, नेवरदलेस आप स्टूडेंट हो, आपको कुछ भी करके पेन को यूज करना ही पड़ेगा, फिर चाहे रिफिल का प्राइस कितना भी हो, आपको पेन खरीदना ही पड़ेगा, रिफिल खरीदनी पड़ेगी। द डिमांड इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या? प्राइस में कुछ भी चेंज आने दो, डिमांड में बहुत छोटा चेंज आएगा। योर चेंज इन प्राइस ऑलवेज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी। व्हाई? Even if the price of pens increase, you as a student have to purchase it. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपका डिमांड क्या रहेगा? इनइलास्टिक। प्राइस रेंज एक्सट्रीम्स, बहुत सस्ता इनइलास्टिक, बहुत महंगा इनइलास्टिक, दोनों यहां पर इनइलास्टिक रहेगा। वेरी चीप और वेरी एक्सपेंसिव गुड्स टेंड टू बी इनइलास्टिक, मॉडरेटली प्राइस्ड गुड्स आर इलास्टिक। ऊपर जैसा ही कॉम्प्लीमेंट्री है, यह भी कॉम्प्लीमेंट्री है, डिमांड इज इनइलास्टिक। सिंपल, आपको अगर समरी याद है तो ठीक है। नाउ इट इज नॉट द टाइम टू बिल्ड द लॉजिक विद द न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ भी। सिंपल, आपको अगर ये समरी याद है तो आपका काम हो जाएगा, बट इससे जरूर एग्जाम में पूछने के चांसेस है। इफ आई वॉक यू थ्रू द एंटायर चैप्टर, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? फर्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसमें 5 डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट, अगर मैं देखूं लॉ ऑफ डिमांड में जो इक्वेशन वगैरह है वो आप याद रखो, दैट इज सफिशिएंट। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है। इलास्टिसिटी, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, डोंट लीव एट ऑल। और ये डिटर्मिनेंट्स प्लीज छोड़ना मत, लास्ट मोमेंट पढ़ के जाना, आपको याद रहने चाहिए। मोर सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक, लेस सब्स्टिट्यूट्स लेस इलास्टिक, कुछ रिवाइज करा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, proportion of income spent, greater proportion more elasticity, lesser proportion less elasticity. Nature of goods, necessities inelastic, luxuries elastic. Number of users, more users more elastic, less users less elastic. Time period, short run inelastic, long run elastic. Consumer habits, habitual goods, addictive goods inelastic. Complementary goods inelastic. प्राइस रेंज, वेरी चीप वेरी एक्सपेंसिव इनइलास्टिक, मॉडरेट रेंज इलास्टिक। ठीक है, डन। दिस इज योर यूनिट नंबर 1। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 1 है, इट इज डिमांड एंड इलास्टिसिटी। वी गो टू द नेक्स्ट यूनिट, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इट्स अ गुड टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सर्विस। लॉ ऑफ डीएमयू मेरे हिसाब से सबको मालूम रहेगा, एज कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी और एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द यूनिट डिक्रीजेस। जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, आपका एमयू जो है वो क्या होगा? गिरेगा। टोटल यूटिलिटी में स्टिल इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। If you have to look to the help of an example, units, यहां पे यूनिट्स है आपका, यहां पे आपका टोटल यूटिलिटी है 1 2 3 4 5। टीयू पहले है आपका से 10 18, let us say 24 24 29 एंड लेट अस से यहां पे आपका हो गया 32 और 6 यूनिट पे ये 32 है और 7 यूनिट पे जो है ये हो गया 30। सपोज यूनिट्स एंड टोटल यूटिलिटी शेड्यूल, प्लीज रिमेंबर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपका टीयू नहीं गिरता, आपका एमयू गिरना चाहिए। सो इट इज मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू इज चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन यूनिट्स। फर्स्ट केस you cannot derive, in fact you can derive, the answer is 10. Second case,
6 5 3 0 एंड -2। अगर आप देख सकते हो कॉन्स्टेंटली जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, आपका एमयू क्या हो रहा है? एमयू इज डिक्रीजिंग। Two things you have to remember. One, TU is maximum at which point? 6th unit पे। I know fifth में भी consumption, fifth में भी TU 32 है, sixth में भी TU 32 है, but please remember total maximum उस point पे होगा जिस point पे marginal 0 है। Please don't forget this point. Total is maximum at that point where marginal is 0. तो total utility आपका छठे यूनिट पे आएगा। तो जब तक 1 to 6 होगा आपका टीयू बढ़ेगा, आपका टीयू बढ़ेगा, बट जिस रेट से बढ़ेगा दैट रेट विल बी डिमिनिशिंग। यहां पे टीयू आपका बढ़ा 8 से, यहां बढ़ा 6 से, यहां 5 से बढ़ा, यहां से 3 से बढ़ा। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन टीयू इज डिमिनिशिंग, बट रेट ऑफ इंक्रीज इज इंपॉर्टेंट। तो आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा बट एट अ diminishing or decreasing rate. TU is maximum and MU is 0. TU falls and MU becomes negative. जो आपका टोटल यूटिलिटी गिरेगा 32 से 30, तो आपका MU क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, या MU will be negative. Assumptions you can ignore. यूनिट आपके आइडेंटिकल रहने चाहिए, स्टैंडर्ड सेम साइज रहने चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। This is not important. आपको इसमें समझना क्या है, ये 2 पॉइंट की सफिशिएंट है as far as JNU is concerned. ग्राफ भी आपके सिलेबस में नहीं है। क्या समझना है? फर्स्ट, TU is increasing but at a diminishing rate. MU is always decreasing. TU is maximum and MU is 0. And when TU falls, MU is negative. बात खत्म। कंज्यूमर सरप्लस मीनिंग क्या है? कंज्यूमर सरप्लस का कंज्यूमर सरप्लस इज प्राइस यू आर विलिंग टू पे, प्राइस यू आर willing to pay minus actual price paid, minus actual price paid। आप कितना पे करने के लिए तैयार हो माइनस आपको कितना पे करना पड़ रहा है, इज कॉल्ड एज व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस। टेल मी द प्राइस यू आर विलिंग टू पे विल बी इक्वल टू योर सेटिस्फैक्शन। ये बेसिकली वर्थ है। आप एक प्रोडक्ट को कितना पे कर सकते हो इज योर वर्थ, एंड वर्थ सेटिस्फैक्शन ये सारा मेजर होता है मार्जिनल यूटिलिटी से। तो ये सिंपल वर्ड्स, एमयू माइनस प्राइस इज कंज्यूमर सरप्लस। एमयू माइनस प्राइस इज व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस। तो अगर आप यहां पे चेक करोगे डेफिनेशन, एक्स्ट्रा बेनिफिट द कंज्यूमर्स रिसीव व्हेन पेइंग लेस देन maximum willingness to pay। extra benefit मतलब the willingness minus actual price, difference between total willingness to pay and the actual amount paid। ठीक है, अब for this purpose let me come to the notebook, अपना टेक्स्ट बुक पे आने दो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ताकि टेबल भी वही पे, टेबल से समझना आसान होगा। If you look at this particular point, यहां पे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है, बाजू में एमयू लिखा है, और बाजू में उसका क्या है? प्राइस। कंज्यूमर सरप्लस इज एमयू माइनस प्राइस। तो 30 माइनस 20 10, 28 माइनस 28, सो ऑन सो फोर्थ। तो एज योर यूनिट्स आर इंक्रीजिंग, कैन यू सी योर एमयू इज डिक्रीजिंग। आपका एमयू क्या हो रहा है? घट रहा है। आपका प्राइस 20 यूनिट है पर यूनिट, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना हो रहा है? देयरफॉर 10, 8, 6, 4, 2 जो भी है वो बंद जाएगा। आप तब तक ये प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे जब तक आपको सरप्लस मिल रहा है। You will consume the product up to the point till you are getting surplus or where actually your price is equal to surplus। यहां पे आपने कंजम्पशन ढूंढना चाहिए। स्टॉप, डोंट कंज्यूम 7 यूनिट्स। 6 यूनिट कंज्यूम करो, आगे बढ़ो, केस क्लोज्ड। डोंट कंज्यूम द 7th यूनिट, बिकॉज 7th यूनिट पे आपका सरप्लस जो है वो नेगेटिव हो रहा है।
सेवेंथ यूनिट का आपका सरप्लस क्या है? नेगेटिव है. सो यू विल कंज्यूम एज लॉन्ग एज द सरप्लस इज व्हाट? पॉजिटिव और जीरो. ये भी चलेगा. दिस इज ऑल्सो गुड. आप जितना विलिंगनेस है उतना ही पे कर रहे हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके. प्रॉफिट सिचुएशंस always okay. No profit or loss, still okay. Loss, never okay. So therefore, consumer surplus जब तक पॉजिटिव या जीरो नहीं आता तब तक आप कंज्यूम करो. Once it is negative, stop the consumption compulsorily. ये होता है कंज्यूमर सरप्लस. और इसे जब आप ग्राफ देखोगे, if you look at the graph of this, on y axis I have price or marginal utility, on x axis I have quantity. जब आपका क्वांटिटी एक है तो आपका एमयू 30 का है. 2 units where mu is 28, 26, 24, so on so forth. तो आपका mu is constantly what? Declining. ये शेप आपको कुछ सिमिलर शेप जैसा लग रहा है क्या? ये शेप कई बार पढ़ा है क्या आपने? ये जो शेप है डिमांड, बोल दिया भाई, छोड़. दिस इज नथिंग बट योर डिमांड कर्व. ये आपका क्या है? डिमांड कर्व है. यहां पे आपका ये प्राइस लाइन है. हर एक केस में कितना प्राइस आपका? 20 रुपए का. इन एवरी केस ऑफ डिमांड प्राइस हाउ मच? 20. तो ये प्राइस और ये डिमांड और एमयू, इन दोनों के बीच में ये शेडेड रीजन है, ये आपका क्या है? कंज्यूमर सरप्लस. कैन यू सी दिस इज अ ट्रायंगल? ट्रायंगल ये, हाँ कि ना? इसका लेंथ कितना होगा या इसका साइज कितना है? 8, 6. अब हो जाएगा. इसका लेंथ कितना है? वो 30 को स्टॉप हो गया. यहाँ पे अज्यूम करें, यहाँ पे 30 वैल्यू है. गुड. इट इज 30 माइनस 20, इट इज 10. 30 नहीं होगा. क्यों 30 नहीं होगा? 30 तो ओरिजिन से है, तो 20 से लेकर 30 तक तो चाहिए. डिस्टेंस कितना है? 10. एरिया ऑफ ट्रायंगल याद है क्या? हाफ इंटू एल इंटू बी, हाफ इंटू 10 इंटू 6. कितना आएगा ये? इज द आंसर कमिंग आउट ऑफ 30? क्या आपका आंसर 30 आ रहा है क्या? व्हाट इज दिस 30? कुछ नहीं. इन सबको ऐड करो. 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2. आंसर इज 30. याद क्या रखना है? फॉर्मूला पहले mu माइनस प्राइस. सेकेंड, शेडेड रीजन इज व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर सरप्लस इज क्लोजली लिंक्ड टू द डिमांड कर्व. कंज्यूमर सरप्लस इज क्लोजली लिंक्ड टू व्हाट? डिमांड कर्व. जो शेप है किसका है? डिमांड कर्व का ही शेप है. ठीक है. एक और एमसीक्यू पॉइंट है, यहां से करता हूं मैं वो. जस्ट लेट मी ब्रिंग इट टू दिस पॉइंट. दिस इज एमसीक्यू. ट्रायंगुलर एरिया बिलो द डिमांड कर्व अबव द प्राइस लाइन. देखो ये वही शेप है. ये जो है ये आपका है डिमांड कर्व. दिस इज योर डिमांड कर्व. तो डिमांड कर्व के नीचे और ये है आपका प्राइस लाइन, और प्राइस लाइन के ऊपर जो एरिया बनता है दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस. सो अगेन, ट्रायंगुलर एरिया बिलो द डिमांड कर्व above the price line is consumer surplus. That's it. कुछ भी इसमें दूसरा याद रखना मत, except for ये limitations. कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग, फॉर्मूला, शेप, मतलब वो रीजन, एरिया क्या होता है, बस काम खत्म. नो अदर थिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज नीड टू बी रिमेंबर्ड. एंड लास्ट, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है. सबसे पहला, ये कंज्यूमर सरप्लस डिराइव होता है लॉ ऑफ डीएमयू से, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बट प्रॉब्लम इज यू कैन नेवर कैलकुलेट यूटिलिटी इन नंबर्स. पहला वही,
डिफिकल्टी इन मेजरिंग सेटिस्फैक्शन, जो डीएमए का असम्पशन लिमिटेशन था वही इसका लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लिमिटेशन इज इंपॉर्टेंट, तो ये आप प्लीज मार्क करोगे। से आप खेल के आए हो बाहर, बस गर्मी में खेल के आए हो, आप दुकानदार के पास जाते हो, व्हाट डू यू टेक अ बॉटल, बॉटल पी ले, बॉटल लेते हो आप, कितने का रहता है बॉटल, 1 लीटर 20 रुपए का। जब आप खेल के आए हो, आपके लिए पानी का वर्थ इनमेजरेबल है, बहुत ज्यादा है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है आपका पानी का, इमीडिएट वाटर रिक्वायरमेंट, तो आपके लिए वर्थ कैन बी लैक्स, 10 लाख 50 लाख कितना भी हो जाओ, तो आप पे कितना कर रहे हो, 20 रुपए, तो आपका सरप्लस कितना बड़ा नंबर है, विच इज वेरी वेरी अनरियलिस्टिक। सेकेंड लिमिटेशन, the willingness to pay for necessities might be infinitely high। अरे रेट पे 50 lakhs for water, थोड़ा क्या फर्क पड़ता है, अपने को मेजरमेंट करना है। वीडियो लैग हो रहा है, शिंदे मार खाशिल, हाँ हाँ वो पीछे का लग रहा है, वो बोल रहा लैग हो रहा है, मेरे को क्लियर दिख रहा है। बाकी लोग जरा कंफर्म करो लैग हो रहा है क्या वीडियो। शायद नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है लैग, सर शिंदे कारण क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो विलिंगनेस टू पे फॉर नेसेसिटीज जो है, विलिंगनेस टू पे फॉर नेसेसिटीज माइट बी इनफाइनाइटली हाई, बट उसके लिए आप जो पे कर रहे हो वो बहुत कम पे कर रहे हो, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, अनरियलिस्टिक हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इनफाइनाइटली हाई फॉर डैश इमीडिएट और अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स और नेसेसिटीज। तो यहां से आपका सवाल बन सकता है एमसीक्यू के लिए। इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटीट्यूट्स ऑन द परसीव्ड वैल्यू, मतलब क्या, देख, जब आपका सब्सटीट्यूट रहेगा कोई, कंज्यूमिंग टू गुड्स और बोथ द गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स, तो यहां पे आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो मैच करेगा नहीं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल देख, ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मतलब क्या, वर्थ। आई नो जैसे आप एक्स्ट्रा कंजम्पशन कर रहे हो, वर्थ जो है वो गिरते जाएगा। तो आपने 1 कप चाय का पिया, 2 कप चाय का पिया, वर्थ गिरा, 3 कप चाय का पिया, वर्थ गिरा, चौथा कप चाय का मत लो, चौथा कप कॉफी का लो, बिकॉज कॉफी एंड टी आर सब्सटीट्यूट्स। तो कॉफी से हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, प्राइस सेम, चाय का प्राइस भी 10 रुपए, कॉफी का प्राइस भी 10 रुपए, बट आपका कंज्यूमर सरप्लस जो गिर रहा था चाय के केस में, आपने बीच में कॉफी ऐड किया, आपका सरप्लस बढ़ा। देखो आप, लेट अस से यहां पे आपका यूनिट है, यू हैव यूनिट्स, वेरी गुड, थैंक यू, यूनिट्स, एमयू, प्राइस, चाय चाय चाय, एमयू 15, आप पे कर रहे हो 5 रुपए, एमयू बिकम्स लेट अस से 10, यू आर पेइंग 5 रुपीज, एमयू बिकम्स 8, यू आर पेइंग 5 रुपीज, बट सोच आप किसका ले रहे हो, कॉफी का। प्राइस कितना है कॉफी का, 5 रुपए, सब्सटीट्यूट है, बट वर्थ जो है आपका बढ़ जाएगा। तो यहां पे आपका कंज्यूमर सरप्लस 10 का है, 5 का है, 3 का है, जो रिकवर होकर क्या हो जाएगा, 13। ये आप ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट कैसे करोगे रे, आपका एमयू गिर रहा बढ़ गया, खत्म, कंज्यूमर सरप्लस का पूरा कॉन्सेप्ट ही चला गया। यहाँ पे एरिया किधर से आएगा, ये इधर नीचे प्राइस लाइन है 5 रुपए का, हाउ विल यू ड्रॉ दिस एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, कैनॉट। सो इसीलिए रिमेंबर, यहां पे एक लिमिटेशन क्या है, अगर कोई सब्सटीट्यूट आ गया बीच में, तो आपका पूरा लॉ जो है गया, एंटायर लॉ गोज फॉर अ टॉस। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन असेसिंग द यूटिलिटी फॉर प्रेस्टिजियस और स्टेटस सीकिंग गुड्स, जो आपके महंगे गुड्स है उनका, एलवी, गोल्ड, ज्वेलरी, इनसे यूटिलिटी आपको क्यों कम होगा,
जितना ज्यादा मिलेगा उतना यूटिलिटी आपका ज्यादा रहेगा। फॉर गोल्ड, फॉर डायमंड्स, जितना ज्यादा आपको मिलेगा, जितना आप कंज्यूम करोगे ज्यादा, उतना आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा। तो उस केस में एमयू का लॉ ही फॉलो नहीं होता। तो डायमंड्स, यहां पे आपका यूटिलिटी जो है वो कभी भी गिरेगा ही नहीं, इट विल ऑलवेज गो ऑन इंक्रीजिंग। भैया कंज्यूमर सरप्लस मैच नहीं होगा। कंज्यूमर सरप्लस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका सरप्लस गिरते 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 आना चाहिए। वो कब गिरेगा? जब एमयू गिरेगा, बिकॉज प्राइस तो कांस्टेंट है। Price is constant, your consumer surplus will fall only when MU falls. If MU is not falling, CS cannot fall, and therefore this law cannot be applied for prestigious goods. तो ये भी आप एक बार जस्ट इंपॉर्टेंट करके रख देना। अब तक पूछा नहीं है, पूछा एग्जाम में यही है सेकंड पॉइंट, बट nevertheless they can ask the third also in the exam. Changes in the value of money over time and budget constraints. आपका इनकम बढ़ गया तो आप जो है, जब इनकम इंक्रीज है, वर्क और योर यूटिलिटी माइट इंक्रीज, ऐसा होता है ना। सेकंड थिंग, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस ही चेंज हो जाए। व्हाई आर वी अज्यूमिंग दैट द प्राइस इज कांस्टेंट? इट माइट हैपन दैट द प्राइस चेंजेस। तो अगर प्राइस चेंज हुआ तो दिस लॉ विल नॉट वर्क अगेन। तो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज प्राइस और बजट और इनकम, will render this law useless. Inability to perfectly translate utility into monetary value. Utility is a subjective concept that cannot be expressed in monetary terms. पहला ही assumption यही था, तो पहला limitation यही था, difficulty in measuring utility. Utility is a subjective term, cannot be expressed in money values. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है, एक unrealistic surplus for essential और necessary goods, and second, अगर कोई ऐसा प्रेस्टीज सीकिंग गुड्स है तो यहाँ पे यूटिलिटी आपका गिरता ही नहीं है, यूटिलिटी गिरा नहीं तो कंज्यूमर सरप्लस भी गिरेगा नहीं। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है, दिस इज योर एयर छी, ये आपका जो है डिमांड लाइन है। देयर आर टू प्राइसेस, पी एंड P1, दो प्राइस ले रहा हूं मैं यहाँ पे। पहले आपका प्राइस था P, फर्स्ट और प्राइस वाज व्हाट? P। तो ये आपका ब्लू कलर का डिमांड कर्व, ब्लू कलर का प्राइस लाइन, दिस इज योर ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस। ओके, व्हाट हैपेंस नाउ इज प्राइस डिक्रीजेस। प्राइस क्या हो गया? गिर गया। प्राइस गिरने से क्या होगा? आपको चीज सस्ती मिलेगी, मतलब आपका यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। सो द प्राइस फॉल्स, कैन यू सी your consumer surplus is no longer this particular shaded region, where consumer surplus is this also। मतलब ये जो बड़ा ट्रायंगल है, कलर चेंज करना मुझे यहाँ पे, दिस ट्रायंगल पिंकी, वेरी गुड, दिस ट्रायंगल इज योर न्यू कंज्यूमर सरप्लस। ये ट्रायंगल का क्या है? नया कंज्यूमर सरप्लस है। मतलब कैन यू सी वन थिंग, प्राइस डिक्रीजेस, कंज्यूमर सरप्लस विल इंक्रीज। इफ प्राइस डिक्रीजेस कंज्यूमर सरप्लस विल व्हाट? इंक्रीज। प्राइस घटेगा, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा। अब सर सरप्लस बढ़ा क्यों? दो लोगों की वजह से बढ़ा। देयर आर टू रीजंस, there are two reasons why this consumer surplus has increased. One, reason B, second reason C। ये बीच में आपको ये दिख रहा है क्या? तोड़। रीजन B क्या है? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स डिमांडिंग मोर। ये A और B एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जब आपका प्राइस गिरता है तब एग्जिस्टिंग के साथ साथ नए कस्टमर्स में आ जाएंगे। तो बी रीजन क्या है? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स डिमांडिंग मोर। रीजन सी इज न्यू कस्टमर्स। सो इफ यू लुक एट दिस, व्हेन द प्राइस फॉल्स, कंज्यूमर सरप्लस increases, and it has two components: increase in the surplus of existing consumers and increase in surplus of new consumers। तो प्राइस जब गिरेगा आपका सरप्लस क्या होगा? बढ़ेगा। बट
व्हाट इफ प्राइस इंक्रीजेस, योर सरप्लस विल डिक्रीज। तो प्राइस बढ़ा, सरप्लस गिरा, प्राइस गिरा, सरप्लस बढ़ा। दिस इज योर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। Now, before I go to the next point, ordinal approach, if there are any doubts, please ask. Online students, offline students, आपको कोई डाउट है तो पूछो। तब तक let me navigate you to the past paper। एक बार past paper दिखाना तो क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे कैसे आने के चांसेस है। डिमांड के हम लोगों ने ऑलरेडी उसके साथ किए थे, बाकी ऐसे से इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सिमिलर दिख रहा है, देखो यहाँ पे सीएस के ऊपर का एक क्वेश्चन मार्क करा था मैंने, इंपॉर्टेंट। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज क्लोजली रिलेटेड टू डैश ऑफ अ प्रोडक्ट, सप्लाई डिमांड कॉस्ट प्रॉफिट। कंज्यूमर सरप्लस रिलेटेड टू व्हाट? सप्लाई डिमांड कॉस्ट प्रॉफिट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अच्छी बात नहीं। सेम लाइन उठा के ला रहे हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज क्लोजली लिंक्ड टू योर डिमांड कर्व। हाँ, डिमांड, अरे एक्चुअली इधर ऐसा डैश था रे, इधर नीचे देखना, इधर नीचे कर्व है ना, और डैश वाला भूल गए वो। इट्स ओके, अपना इंस्टीट्यूट है, हम नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। द आंसर इज डिमांड कर्व। चलो, go to the next now, ordinal utility approach और indifference curve analysis, जो एक्चुअल में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस, यस, वन और टू क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड, बट मेजर क्वेश्चंस विल फ्रॉम दिस। अगर ये पे आता है तो आएगा ही, आता है तो क्या आएगा ही। कार्डिनल मतलब क्या? यूटिलिटी could be measured in numbers. Ordinal, which is more realistic, says that utility cannot be measured in numbers. आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, आप यूटिलिटी को खाली रैंक कर सकते हो। यू कैन रैंक द यूटिलिटी, कैन नॉट मेजर इट। तो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बोलता है? इट रैंक्स योर सेटिस्फैक्शन एंड नेवर मेजर्स इट। सर रैंकिंग कैसे होती है? देख, this indifference analysis gives you different combinations of goods which provide same level of utility। आपके दो गुड्स है, कितना क्या क्या कॉम्बिनेशन है जिस दोनों को उसका सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। तो इफ यू जस्ट ट्राई टू लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ओवर हियर, अगर आप ये देखोगे, फूड एंड क्लोथिंग जो है उनके कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ए, 1 food 12 clothing, 2 food 6 clothing, 3 food 4 clothing, 4 food 3 clothing. If you are able to observe one common thing, your consumption of food is increasing, but आपको satisfaction same रखना है। तो आपको satisfaction same रखना है, अगर आप एक बढ़ाओगे आपको दूसरा घटाना पड़ेगा। तो आपका क्लोथिंग क्या हो रहा है? गिर रहा है। The clothing is falling. Two reasons of why clothing, one increases, second falls. दो reason, एक आपको satisfaction सेम रखना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक फूड 12 क्लोथिंग, 2 फूड 15 क्लोथिंग, इन दोनों का satisfaction सेम है। कैसे सेम होगा? ऑब्वियसली सेकंड का satisfaction ज्यादा होगा, बिकॉज सेकंड कैसे आपको दोनों ही ज्यादा मिल रहा है, फूड भी ज्यादा मिल रहा है, क्लोथिंग भी ज्यादा मिल रहा है। So this cannot happen. Why? Because in the second case you are getting more satisfaction by consumption. तो इसलिए आप ध्यान रखना कि जब एक का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, दूसरे का आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तब जाके योर टोटल सेटिस्फैक्शन विल रिमेन सेम। व्हाई डू यू वांट टोटल सेटिस्फैक्शन टू रिमेन सेम? बिकॉज यही है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। सेम सेटिस्फैक्शन लेवल या सेम यूटिलिटी जहां पे मिल रहा है, वो कॉम्बिनेशंस को आप बोलते हो इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंट मतलब क्या? आपको फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा कॉम्बिनेशन लो। यू कैन टेक कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, यू आर इनडिफरेंट
between all the combinations. You don't care which combination is essential. अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट जो आइसोक्वांट था वो और ये सेम है. आइसोक्वांट वाज व्हाट? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स गिविंग सेम आउटपुट. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल गिविंग सेम आउटपुट. तो इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड, when you take two goods, food and clothing, to gain one you have to lose the other. सेकेंड चीज जिसकी वजह से आपको एक बढ़ाने से दूसरा कम करना पड़ता है, आपका इनकम कंस्ट्रेंट है, आपका इनकम लिमिटेड है, इनकम इज फिक्स्ड. तो इसलिए आप अगर एक का बढ़ा रहे आपको दूसरे के ऊपर कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, बिकॉज यू वांट अ टोटल इनकम टू रिमेन सेम, टोटल बजट टू रिमेन सेम. तो अगर देखोगे फूड क्लोथिंग, 1 फुट 12 क्लोथिंग, 2 फुट 6 क्लोथिंग, 3 फुट 4 क्लोथिंग, 4 फुट 3 क्लोथिंग. फूड इज इंक्रीजिंग, क्लोथिंग इज डिक्रीजिंग. अब इन दोनों से अपने को मिलता है एक कंसेप्ट कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. व्हाट इज दिस? MRS is change in clothing divided by change in food. सर क्या हमेशा ऐसे रहेगा change in clothing? The answer is no. अगर आप देखोगे न्यूमरेटर जो है इसका, MRS का न्यूमरेटर will be commodity given up और डिनोमिनेटर रहेगा commodity increased. क्लोथिंग आप गिव अप कर रहे हो, फूड आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो एमआरएस कैसे आएगा? चेंज इन क्लोथिंग अपॉन चेंज इन फूड. सर उल्टा रहता तो मतलब अगर क्लोथिंग गेन कर रहे थे और फूड लूज कर रहे थे तो ऊपर आपका फूड आएगा, नीचे आपका क्लोथिंग आएगा. सो एमआरएस इज चेंज इन क्वांटिटी गिवन अप डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी और कमोडिटी गेन्ड. तो यहां पे आप 6 क्लोथिंग गिव अप कर रहे हो, सेकंड केस में गिविंग अप 6 क्लोथिंग एंड गेनिंग 1 फूड, तो आपका एमआरएस यहाँ पे 6 होगा. नेक्स्ट आप क्लोथिंग कितना गिव अप कर रहे हो और फूड कितना गेन कर रहे हो, तो आपका एमआरएस 2 रहेगा. यहाँ पे आप 4 और सी नहीं है, 4 और 3 होना चाहिए. आप 1 क्लोथिंग गिव अप कर रहे हो और 1 फूड गेन कर रहे हो, तो यार एमआरएस इज 1. अब आई नो सर फूड क्लोथिंग गिव अप मतलब -6, क्लोथिंग गिव मतलब -2, माइनस होना चाहिए. हाँ, बाय इट्स वेरी नेचर एमआरएस इज नेगेटिव, बट अपन उसको एक्सप्रेस करते हैं इन पॉजिटिव नंबर. एमआरएस हमेशा नेगेटिव ही होगा, बट अपन उसको क्या करते हैं? पॉजिटिव एक्सप्रेस करते हैं. तो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. आप फॉर्मूला प्लीज रिमेंबर, इट इज कमोडिटी गिवन अप अपॉन कमोडिटी इंक्रीज और कमोडिटी टेकन एक्स्ट्रा. तो अगर आपको कोई दूसरा टेबल दे और वो कंप्लीट कर रहा है टेबल, तो एमआरएस निकालने के लिए प्लीज आप वो कमोडिटी ऊपर लेना जो गिव अप हो रहा है और नीचे वो लेना जो आप गेन कर रहे हो. व्हाई? बिकॉज अब तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है एमआरएस कैलकुलेशन के ऊपर, बट आने के चांसेस है. आपको टीपी, एमपी, एपी का कैलकुलेशन आता है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का आता है, इसका भी आने के पूरे पूरे चांसेस है. जहां पे आपको फूड दे, क्लोथिंग कर बोले एमआरएस का ऑर्डर क्या होगा, तो जानबूझ के आपको एक ऑप्शन देगा 1/6, 1/2, 1/1, उल्टा ऊपर फूड देगा नीचे क्लोथिंग देगा. आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है, आपको इंश्योर ये करना है कि जो आप कम कर रहे हो कमोडिटी वो ऊपर लेना, जो आप गेन कर रहे हो कमोडिटी वो नीचे लेना. दिस यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ. ठीक है? इफ यू ट्राई टू इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपका ऐसा रहेगा. अगर याद है तो आइसोक्वांट का भी ग्राफ ऐसा ही था, टू करके. एक और चीज, ये एमआरएस इज नथिंग बट स्लोप. MRS is nothing but what? Slope. स्लोप का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला ऑफ स्लोप. जनरल फॉर्मूला ऑफ स्लोप अभी भी लास्ट इसमें बताया था मैंने. और ना हो गए शानदार किसी क्या बोल रही है? स्लोप इज डेल्टा वाई, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस. यू अंडरस्टैंड व्हाई वी ऑलवेज टेक कमोडिटी गिवन अपॉन वाई एक्सिस. ये ग्राफ पे देखो वाई एक्सिस पे क्या है? क्लोथिंग, और क्लोथिंग को अपन गिव अप कर रहे हैं, तो दिस इज डेल्टा वाई, फूड इज डेल्टा एक्स. तो देयरफॉर वी यूज द फॉर्मूला ऑफ एमआरएस एज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा. जब आप गिव अप कर रहे हो वो
डिवाइड जो आप गेन कर रहे हो वो, इसको भूलना मत। एग्जामिनर आपको उल्टा दे सकता है, हमेशा डेल्टा सी ऊपर मत लेना, जो आप गिव अप कर रहे हो ऊपर लेना, जो आप गेन कर रहे हो नीचे लेना। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ, इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व। जहां पे आपके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे एट ऑल द लेवल्स। MRS is the rate at which consumer is willing to trade for one goods while maintaining the same utility। तो जो है आपका MRS यहाँ पे 6 का आया, ये 6 का मतलब क्या है, यू आर विलिंग टू ट्रेड 6 clothes for one food, you are willing to trade 6 clothes for one food। यहां पे are willing to trade 2 clothes for one food, 1 cloth for one food। एक चीज दिख रहा है क्या आपको, वो MRS जो है वो क्या हो रहा है, इज फॉलिंग 6 से 2, 2 से 1। क्यों, रीजन सोच पा रहे हो क्या आप, वाई MRS डिमिनिशेस, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको फूड से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बट वो सेटिस्फैक्शन क्या होता है, एक्स्ट्रा मिलते मिलते कम 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 हो जाता है। आई नो यू कैन नॉट मेजर, बट मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आप फील तो कर सकते हो। 1 ग्लास पानी, 2 ग्लास पानी, दोनों का सेटिस्फैक्शन अलग अलग रहता है, आपको आप फील कर सकते हो। द सेम मैनर, इफ द कंजम्पशन ऑफ फूड इज इंक्रीजिंग, इट विल प्रोवाइड यू यूटिलिटी एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो इसलिए आप ये नहीं चाहते कि एक एक्स्ट्रा के लिए मैं ज्यादा गिव अप करूं। आपने पहले 6 गिव अप किया, बट आपको जो नेक्स्ट 8 मिल रहा है ना, उसके लिए आप तैयार नहीं हो उतना गिव अप करने के लिए, गिव अप लेस। वाई, बिकॉज यू गेटिंग लेस सेटिस्फैक्शन, आपको ये एक्स्ट्रा फूड से लेस सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसलिए आप दूसरा ज्यादा गिव अप करना चाहते नहीं, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो प्लीज रिमेंबर, ये जो आपका देखो, MRS is always what? Diminishing. Why diminishing? As consumption of one goods increases, willingness to trade it for another goods will decrease. जब आप फूड ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, आपका willingness to give up more of the clothing diminishes. Why? Because आपको उतना फूड से satisfaction मिल नहीं रहा है, तो इसलिए आप ज्यादा क्लोथिंग गिव अप करना चाहते नहीं। या तो भी कहीं ना कहीं आपको ये लॉ अप्लाई होगा ही, बट विदाउट नंबर्स। नंबर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होते, यू कैन नॉट मेजर दैट यूटिलिटी। MRS इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, एक चीज समझ लेना, जो भी क्वेश्चन है, चाहे TU का है या TP का है, या वो आपको टोटल कॉस्ट का पूछे, टोटल रेवेन्यू का पूछे, मार्जिनल इज ऑलवेज स्लोप ऑफ टोटल। सारे चैप्टर्स के लिए याद रखना माइक्रो के, मार्जिनल इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ टोटल। तो यहां पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का, MU इज स्लोप ऑफ TU, MP इज स्लोप ऑफ TP पढ़ेंगे आगे, MC इज स्लोप ऑफ TC, MR इज स्लोप ऑफ TR वगैरह। ठीक है, तो मार्जिनल इज ऑलवेज स्लोप ऑफ टोटल। It is change in the quantity of goods Y which is given up divided by change in the quantity of goods X which is taken। तो प्लीज ये भूलना मत, ठीक है, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। assumptions अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन रीड दिस assumptions एंड गो अहेड। दो इंपॉर्टेंट, इनडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसा ऐसे शेप को बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप, तो इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। दो एक्सेप्शंस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए आपका इनडिफरेंस कर्व ऐसा रहेगा, पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स योर इनडिफरेंस कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, स्लोप नहीं रहेगा उसमें। सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए आपका इनडिफरेंस कर्व ऐसा रहेगा, एल शेप्ड। फॉर कॉम्प्लीमेंट्स और इनडिफरेंस कर्व व्हाट, एल शेप्ड।
लॉजिक रीजन बुक में दिया है, पढ़ लेना शांति से, बट अगर नहीं पढ़ना है तो प्लीज एटलीस्ट याद रख लेना कि 90 डिग्री बेंट जो है वो किसके लिए रहेगा? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। राइट एंगल बेंट, 90 डिग्री बेंट, ये आता है फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे दो केसेस है जहां पे आपका इनडिफरेंस कर्व का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। दो इनडिफरेंस कर्व्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये और ये कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, आपके इनडिफरेंस कर्व्स एक्सिस को टच नहीं कर सकते, ये भी कभी नहीं होगा। नो टू इनडिफरेंस कर्व्स कैन टच द एक्सिस। और हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर आप देखोगे, ये आपका इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व 2 है, तो 2 में जो सेटिस्फैक्शन रहेगा वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू IC1। तो हायर इंडिफरेंस कर्व मींस अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये प्रॉपर्टीज है, प्लीज एक बार पढ़ के जाना, इससे एमसीक्यू बनने के पूरे पूरे चांसेस है। देयर इज गुड चांस दैट एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर दिस। अगर आपको ये याद रह रहा है तो वेल एंड गुड, लॉजिक अगर समझ रहा है तो ठीक है। देखो हम क्या बोल रहे, देखो आप क्लोथिंग गिव अप कर रहे हो, यू आर गिविंग अप क्लोथिंग एंड यू आर गेनिंग फूड, ताकि आपका टोटल सेटिस्फेक्शन क्या रहे? सेम रहे। इट मींस जितना सेटिस्फेक्शन आपको क्लोथिंग में गिव अप कर रहे हो उतना ही सेटिस्फेक्शन आप फूड में गेन कर रहे हो, जिससे पर टोटल सेटिस्फेक्शन क्या है? अनचेंज्ड है। सो चेंज इन द यूटिलिटी ड्यू टू लोअर क्लोथिंग is equal to change in satisfaction utility for higher food consumption। आपका पूरे इंडिफरेंस कर्व में जितना आप यूटिलिटी लूज कर रहे हो एक प्रोडक्ट का, उतना ही यूटिलिटी आप गेन करोगे दूसरे प्रोडक्ट में। तो इसीलिए सिंस ऑफ गिविंग अप क्लोथिंग, योर चेंज इन यूटिलिटी बिकॉज ऑफ लोअर क्लोथिंग शुड बी इक्वल टू चेंज इन यूटिलिटी ऑफ फूड बिकॉज ऑफ हायर कंजम्पशन। अब अगर आपको MU का फॉर्मूला याद है, इफ यू रिकलेक्ट द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो MU ऑफ क्लोथिंग इज इक्वल टू चेंज इन TU ऑफ क्लोथिंग डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग। तो प्लीज चेक करो, ये जो चेंज इन TU ऑफ क्लोथिंग है इसको क्या लिखा है यहाँ पे? माइनस MU ऑफ क्लोथिंग इनटू चेंज इन क्लोथिंग। कैसे आया? रीअरेंज करके। चेंज इन टोटलिटी ऑफ क्लोथिंग इज इक्वल टू MU ऑफ क्लोथिंग इनटू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग, जस्ट बाय सिंपली रीअरेंजिंग। बिकॉज आप क्लोथिंग गिव अप कर रहे हो, आपका सेटिस्फैक्शन यहां पे गिरेगा, तो मैंने उसको नेगेटिव साइन दिया। तो ये जो है, इफ आई एक्सप्रेस दिस इन symbolical form, it becomes minus MU of clothing into change in the quantity of clothing. Similarly, is equal to MU of food into change in the quantity of food. कैसे आया? Change in TU due to higher food consumption। जैसे ये आया वैसे ही आया, बट उसको साइन क्या है? पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ फूड में सेटिस्फैक्शन गेन कर रहे हो। तो टू इक्वेशंस यू हैव गॉट। अंडरस्टैंड? फिर से समझा रहा हूं मैं ये। आप अगर टोटल सेटिस्फैक्शन सेम चाहिए, इफ यू वांट सेम सेटिस्फैक्शन, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ क्लोथिंग should be equal to
change in total utility of food. Change in TU of clothing should be equal to change in TU of food. क्लोथिंग आप गिव अप कर रहे हो तो इसलिए यहां पे जो है साइन वो नेगेटिव साइन आएगा, यहां पे साइन व्हाट नेगेटिव, क्लोथिंग आप गिव अप कर रहे हो। एमयू का फॉर्मूला क्या है, ये एमयू ऑफ क्लोथिंग इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ क्लोथिंग divided by change in quantity of clothing. Just rearranging it, change in TU of clothing is MU of clothing into change in quantity of clothing. तो यहां पे जो मैंने इक्वेशन लिखा है, ये जो इक्वेशन है और ये जो है क्या सेम लग रहा है? चेंज इन TU of clothing, change in TU of clothing is equal to what? MU of clothing into change in quantity of clothing. So what I am writing is minus MUC into delta QC. ये क्या आ गया आपका LHS? As in the same way, MU of food is change in TU of food upon change in quantity of food. Again rearrange it. Change in TU of food is MU of food into change in the quantity of food. बट यहां पे भी मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन राइट MU ऑफ फूड इनटू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर चेंज इन TU ऑफ फूड। मतलब बेसिकली मैं चाहता हूं कि ये दोनों क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, अब बस थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फूड इज इक्वल टू MU of food upon MU of clothing. I've just rearranged. Quantity एक जगह लाया, MU एक जगह लाया। एक चीज यहाँ पे ऑब्वियसली एक नेगेटिव साइन रहेगा तो नेगेटिव साइन यहाँ पे रख रहा हूं। पहले वन थिंग, आपके MRS का फॉर्मूला क्या है? और फॉर्मूला ऑफ MRS जनरल, नॉट फूड क्लोथिंग के लिए नहीं, जनरल MRS का फॉर्मूला ऊपर क्या आएगा? given up change in quantity given up divided by change in quantity gain. अब जो अपने एग्जांपल है उसमें आप क्लोथिंग गिव अप कर रहे थे कि फूड गिव अप कर रहे थे? फूड नहीं, क्लोथिंग गिव अप कर रहे थे। फूड गेन कर रहे थे, क्लोथिंग गिव अप कर रहे थे। ये वही लिखा है ना यहाँ पे, क्लोथिंग के नेगेटिव टू बिकॉज वी आर गिविंग अप क्लोथिंग। तो कैन आई से ये जो है ये साइड, दिस इज नथिंग बट MRS, वही तो फॉर्मूला है, चेंज इन अपॉन चेंज इन फूड। मतलब MRS इज इक्वल टू MU ऑफ फूड अपॉन MU ऑफ क्लोथिंग। MRS का एक और फॉर्मूला क्या है? MU ऑफ फूड अपॉन MU ऑफ क्लोथिंग। बट यहां पे केयरफुल रहना, ऊपर आ रहा है MU ऑफ कमोडिटी गेन और नीचे आ रहा है MU ऑफ कमोडिटी गिवन अप। MU ऑफ कमोडिटी गिवन अप। जब आप क्वांटिटी लेते हो तो ऊपर आएगा गिवन अप, नीचे आएगा गेन। जब आप MU लेते हो ऊपर आएगा गेन, नीचे आएगा गिवन अप। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज जो आगे क्वेश्चंस आएंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये वो, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आपको टैकल करने को मिलेंगे। तो प्लीज रिमेंबर, यहां पे जो लिखा है आपके बुक्स में, यू कैन सी दिस हियर, यहां पे भी वही लिखा है। दूसरा चीज, इन नोट्स में भी ये पॉइंट है यहां पे कि चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय y, मतलब क्या? गिवन अप। गिवन अप वाला हमेशा y एक्सिस पे आएगा। चेंज इन क्वांटिटी गिवन अप where change in quantity gained is equal to MU of quantity gained divided by MU of quantity given up। ठीक है, और ये ही आपका MRS होता है। तो MRS is MU of quantity gained divided by MU of quantity given up। X पे हमेशा गेन आएगा, Y पे हमेशा लॉस आएगा, ये आप प्लीज समझना। X is commodity gained
y is commodity lost. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये समझना ही पड़ेगा आपको. देयर इज नो चॉइस. आई एम गोइंग टू शो द क्वेश्चन ऑल्सो. अभी सितंबर 25 में आया इसके ऊपर. एमआरएस पे दो फॉर्मूला. अगर आप क्वांटिटी ले रहे हो तो गिवन अप अपॉन गेन. अगर आप एमयू ले रहे हो, गेन अपॉन गिवन अप, उल्टा. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लीज. तो ये है आपका टोटल डिस्कशन ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. क्या समझना है आपको? पहले एमआरएस का कैलकुलेशन, और दूसरा ये पर्टिकुलर लाइन, ये जो है स्क्रीन पे ये, और एमआरएस सॉरी इनडिफरेंस कर्व्स के प्रॉपर्टीज. दिस यू हैव टू टेक केयर एज फार एज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज कंसर्न. एक और चीज इसके जैसा ही एक और है, लास्ट सेकेंड लास्ट पोर्शन इसमें का, इट इज बजट लाइन. बजट लाइन मतलब क्या? डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी टू एंश्योर दैट योर टोटल बजट इज रिमेनिंग सेम. डिफरेंट क्वांटिटीज कॉम्बिनेशन में बजट इज रिमेनिंग सेम. अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एग्जांपल. आपका बजट है 100 रुपए का. आइसक्रीम का प्राइस है 20, चॉकलेट का प्राइस है 10. अलग अलग कॉम्बिनेशन देखो. कॉम्बिनेशन ए, एक भी आइसक्रीम नहीं और 10 चॉकलेट है. चॉकलेट का कीमत कितना? 10 रुपए. तो 10 इंटू 10 आप कितना खर्च करो यहां पे? 100. एक आइसक्रीम 8 चॉकलेट. आइसक्रीम 1 इंटू 20, चॉकलेट 8 इंटू 10, कितना आएगा ये? 100 आएगा. 2 इंटू 20, 6 इंटू 10, इट विल अगेन बी व्हाट? 100. मतलब बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, टोटल बजट इज रिमेनिंग व्हाट? सेम. इज कॉल्ड एज बजट लाइन. तो जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे तब आपका लैंग्वेज ऐसे रहेगा. ये क्या है? चॉकलेट का क्वांटिटी. ये है आपके आइसक्रीम का क्वांटिटी. देखो पहला, 10 चॉकलेट और एक भी आइसक्रीम नहीं. 10 चॉकलेट्स एंड 0 आइसक्रीम्स. look at this point. 10 चॉकलेट और एक भी आइसक्रीम नहीं. नेक्स्ट, एक आइसक्रीम और 8 चॉकलेट. 1 आइसक्रीम एंड 8 चॉकलेट्स. 2 आइसक्रीम्स एंड 6 chocolates. 3 ice-creams and 4 chocolates, so on so forth. मतलब जब मैं आइसक्रीम और चॉकलेट का ग्राफ बनाऊं तो लाइन कैसे आएगा? स्ट्रेट आएगा. स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन से आपको एक चीज समझनी है, यहां पे स्लोप क्या रहेगा? स्लोप विल बी कांस्टेंट. whenever the shape is a straight line, please remember slope has to be what? Constant. स्लोप का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला स्लोप का, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस. वाई पे क्या लिया है मैंने? वाई पे क्या लिया है मैंने? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट. और एक्स पे क्या लिया है? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम. स्लोप निकाल सकते हैं क्या? आराम से देखो यहाँ पे. ए कॉम्बिनेशन, अगर आप इफ यू लुक एट दिस कॉम्बिनेशन ए से बी, आपके चॉकलेट में कितना चेंज आया? ए टू बी, हाउ इज द चेंज इन चॉकलेट? पहले 10 आप कितना है? 8, तो 2 का चेंज है. चेंज इन आइसक्रीम कितना है? स्लोप क्या था? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. y पे क्या ले रहा हूं मैं फिर से? चॉकलेट. तो स्लोप इज चेंज इन चॉकलेट अपॉन चेंज इन आइसक्रीम. इट इज 2 अपॉन 1, दैट इज 2. और चेक करो हर केस में वो कितना रहेगा? हर केस में इट हैज टू बी व्हाट? 2 ओनली. तो इसलिए स्लोप जो है वो क्या रहता है इसका? हर एक स्पेस पे कांस्टेंट रहता है. और स्लोप का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम. एक और चीज ऑब्जर्व करो, एक और चीज क्या?
आप ये पूरे टेबल में कौन सा आइटम गेन कर रहे हो, कौन सा आइटम लूज कर रहे हो, कौन सा आइटम गेन कर रहे हो, कौन सा आइटम लूज कर रहे हो। आइसक्रीम गेन कर रहे, चॉकलेट लूज कर रहे। अगर थोड़ा बहुत याद है तो मैं बहुत सा स्लोप में अपन क्या लेते हैं, चेंज इन द क्वांटिटी गिवन अप, चाहे वो एमआरएस का हो या इसका हो, डिवाइड बाय change in the quantity gained. This is same applicable to the budget line also. आप चॉकलेट गिव अप कर रहे हो, आप आइसक्रीम गेन कर रहे हो, स्लोप क्या होगा इसका, वही होगा गिवन अप अपॉन गेन्ड। ठीक है, तो लुक एट वन मोर टाइम वेरी वेरी केयरफुली। आइसक्रीम का प्राइस कितना है, चॉकलेट का प्राइस कितना है, 20/10 कितना होता है, 2 होता है, और 2 क्या था, स्लोप था। तो स्लोप का एक और फॉर्मूला, एक तो ये तो आया क्वांटिटी के हिसाब से, बट स्लोप का एक और फॉर्मूला प्राइस के हिसाब से। अच्छा वो छोड़ो 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 छोड़ो, एमआरएस का एक फॉर्मूला था क्वांटिटी के हिसाब से, गेन सॉरी गिवन अप डिवाइड बाय गेन। एक और फॉर्मूला था एमयू के हिसाब से, गेन्ड अपॉन गिवन अप। टेल मी, आप इस पर्टिकुलर केस में आइसक्रीम गेन कर रहे हो कि गिव अप कर रहे हो, आप आइसक्रीम गेन कर रहे हो कि गिव अप कर रहे हो। तो अगर मैं स्लोप निकालू प्राइस के हिसाब से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी गेन्ड डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिवन अप, 20 डिवाइड बाय 10, आपका स्लोप कितना आएगा, 2 का आएगा। द स्लोप विल बी ऑफ हाउ मच, 2। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर आप स्लोप निकालना चाहते हो क्वांटिटी से, चाहे एमआरएस का चाहे बजट लाइन का, आप क्वांटिटी गिवन अप अपॉन क्वांटिटी गेन्ड करोगे। अगर आपको स्लोप निकालना है एमयू या प्राइस से, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी गेन्ड अपॉन प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिवन अप, उल्टा करना है आपको। बट प्लीज ऐसा उल्टा मत करना कि क्वांटिटी के लिए गेन्ड अपन गिवन अप कर रहे हैं और प्राइस के अलग कर रहे हैं, ये मत करना। तो अगर रिमेंबर वन फॉर्मूला, तो ऑटोमेटिकली दूसरा आपको समझ आ गया उल्टा लेना है। तो मेरे हिसाब से बेटर यही होगा कि आप क्वांटिटी का फॉर्मूला याद में रखें, एमयू और प्राइस का उल्टा कर सकते हो कभी भी। तो गिवन अप अपॉन गेन्ड क्वांटिटी, गेन्ड अपॉन गिवन अप एमयू और प्राइस, एमयू फॉर इंडिफरेंस कर्व, प्राइस फॉर बजट लाइन। लास्ट डिस्कशन बजट लाइन के ऊपर, अगर कोई भी पॉइंट आपके बजट लाइन के बाहर है, पॉइंट एच, इट इज औकात के बाहर, ओवर स्पेंडिंग, कंप्लीटली अनअटेनेबल। अगर कोई पॉइंट बजट लाइन के अंडर है, अंदर नॉट अंडर, अंदर, तो इट इज लेस स्पेंडिंग, अंडर स्पेंडिंग। कोई भी पॉइंट बजट लाइन के ऊपर है, परफेक्ट स्पेंडिंग ऑफ द बजट। तो अंडर स्पेंडिंग पॉइंट के, ओवर स्पेंडिंग पॉइंट एच, बाहर का ओवर, अंदर का अंडर स्पेंडिंग। देखो पॉइंट्स बिलो द लाइन अंडर स्पेंडिंग, पॉइंट्स अबव द लाइन अनअफोर्डेबल और ओवर स्पेंडिंग। ठीक है, दिस इज और बजट लाइन। अब लास्ट इन दोनों को मिक्स करके आता है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सिंपल एक एमसीक्यू याद रखना, कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन हिज बजट लाइन और प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। मतलब यहां पूरे डिस्कशन में वो एक ही पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है, एट द पॉइंट क्यू, बिकॉज पॉइंट क्यू पे वो टेंजेंट है टू व्हाट, इंडिफरेंस कर्व। अब ये होता क्यों है टेंजेंट से वाला पॉइंट, अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर। टेल मी, ये क्या है, रेड लाइन डिमांड का है, उसका प्राइस लाइन है, बजट लाइन है, और पांच आपको अलग अलग आईसीस दिए। प्राइस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स मतलब क्या, परफेक्ट स्पेंडिंग, अंडर वाले पॉइंट्स लेस स्पेंडिंग, ओवर वाले पॉइंट्स औकात के बाहर। मैं 2 सेकंड के लिए आपको बोलता हूं, ये भूल जाओ, फॉरगेट रेड लाइन। आपको 5 आईसी कर्व दिख रहे हैं, कौन से कर्व का सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा है, आईसी 5, बिकॉज एक प्रॉपर्टी था, अपर कर्व का सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है। तो एक कस्टमर क्या चाहेगा, वो हमेशा आईसी 5 पे जाके पहुंचे। बट
हाँ अंतर, वो IC5 पे डायरेक्टली उड़ी नहीं मार सकता। क्यों? पैसा। अब बजट लाइन को पिक्चर में लाओ और देखो, IC5 हो या IC4 हो, बजट लाइन के बाहर है, अनअफोर्डेबल, तो इधर और इधर तो इक्विलिब्रियम होने से रहा। दूसरा चीज, IC1 और IC2 बजट लाइन के नीचे है, मतलब अंडर स्पेंडिंग है। अरे अगर तेरे पास चॉइस है पूरा स्पेंड करके अगले IC पे जा, तो why will a consumer stay at these 2 points? Because they are underspending. When he has more amount to spend, why will he spend less? तो इसलिए वो क्या करेगा, प्रॉपर वो पॉइंट सेलेक्ट करेगा जो उसके प्राइस लाइन पे भी आ रहे हो और इंडिफरेंस कर्व भी आ रहे हो, मतलब बेसिकली मतलब बोथ ऑफ देम आर व्हाट, टेंजेंट। टेंजेंसी सिचुएशन पे ही वो क्या करेगा, वो पॉइंट को सिलेक्ट करेगा। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन IC इज टेंजेंट टू प्राइस लाइन। अब जब ये दो कर्व्स इक्वल होते हैं, इस अंडरस्टैंड दोनों का स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का स्लोप भी क्या होता है, इक्वल होता है। स्ट्रिक्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MU एंड प्राइस, टेल मी, आप X को गेन कर रहे हो कि लूज कर रहे हो? X को गेन कर रहे हो कि लूज कर रहे हो? जल्दी, गेन कर रहे हैं। गेन हमेशा X पे, लूज हमेशा Y पे, क्वांटिटी क्वांटिटी। तो यू आर गेनिंग X एंड लूजिंग Y। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन एज पर प्राइस रेशियो, मतलब क्वांटिटी वाला फॉर्मूला नहीं, मुझे प्राइस वाला फॉर्मूला चाहिए। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन फॉर प्राइस वाला फॉर्मूला। तो जब अपन क्वांटिटी छोड़ के प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा गेन, नीचे आएगा गिवन अप। स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व, मतलब बेसिकली MRS, बट मुझे एज पर MU चाहिए। आई वांट इट एज पर व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब MU देखेंगे तो ऊपर आएगा गेन, नीचे आएगा गिवन अप। मतलब भाई साहब इक्विलिब्रियम पे अगर स्लोप इक्वल दोनों के, मतलब PX अपॉन PY शुड बी इक्वल टू MUX अपॉन MUY, हाँ कि ना? तो जब ये होगा तब आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा। When this will happen, consumer will be at what? Equilibrium. And this is your unit number 2. ठीक है? सप्लाई, अगर आपको डिमांड समझा, सप्लाई समझेगा, यू कैन डू सप्लाई ऑन योर ओन। कुछ नहीं है सप्लाई में नया पॉइंट, डिटर्मिनेंट्स है, बाद में इलास्टिसिटी है, खत्म चैप्टर। तो सप्लाई यू कैन डू ऑन योर ओन। अब यहां पे एक क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछेगा, क्या पूछेगा मालूम है क्या? P of X upon P of Y is greater than MU of X upon MU of Y. What should customer do to reach equilibrium? अब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, कब होगा इक्विलिब्रियम पे? जब वो बीच का साइन इक्वल टू रहे। तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए उस कंज्यूमर ने क्या करना चाहिए? क्वेश्चन बोलेगा क्या उसने X का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए या उसने Y का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए? आपका पूरा क्वेश्चन, आपका पूरा गेम बनता है इन दो लाइंस पे। क्या उसने X का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए या उसने Y का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए? अप्लाई ब्रेन्स एंड ट्राई टू आंसर इट वेरी वेरी केयरफुली। बोलो बोलो, क्या करूं? आई बिल्ड दिस इक्वेशन डाउन। क्या करूंगा मैं? ये जो वाई वाई है ना, उनको जे पे लाता हूं, वाई वाई एक्सेस को जे पे लाता हूं। मतलब क्या, ये MU ऑफ वाई को ये भेजूंगा, नीचे बचेगा प्राइस ऑफ वाई।
ये प्राइस ऑफ एक्स को नीचे लेके आऊंगा तो बचेगा mu ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? जब आप ये करते हो तो साइन चेंज होता नहीं है, साइन ऐसे रहेगा। मतलब मैं इससे एक इन्फ्रेंस ला सकता हूं, mu ऑफ y इज मोर देन mu ऑफ x। y का यूटिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू x का। तो टेल मी, अगर इक्विलिब्रियम पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? अब तो बताओ, x का कंजम्पशन बढ़ाओ कि y का कंजम्पशन बढ़ाओ? यूटिलिटी पे आना है, शुड आई इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ y और कंजम्पशन ऑफ x? प्रेजेंटली क्या ज्यादा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, तुम्हारे में भी है, प्रेजेंटली क्या ज्यादा है? y ज्यादा है। अपने में चाहिए इक्वल चाहिए, तो क्या करूं? x को बढ़ाओ, x को बढ़ाओ। दिस इज वेयर इंस्टीट्यूट टेस्ट यू एंड बराबर बच्चे इसमें माथे खाते हैं। अगर आपका mu ऑफ y ज्यादा है, इफ योर mu ऑफ y इज मोर, टू रीच इक्विलिब्रियम यू वांट mu ऑफ y टू फॉल, हाँ कि ना? आपका y का mu ज्यादा है कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है तो y का mu गिरना पड़ेगा। याद करो लॉ ऑफ डीएमयू, mu will fall when the consumption is increased। तो अगर आपको y का mu पाटना है, आपको y का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप x का बढ़ाओगे तो x का mu और गिरेगा, ऑलरेडी गिरा हुआ है और गिरेगा। तो अगर आपको mu ऑफ y पाटना है तो आपको y का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। तो whenever the equation is of this which is not balanced, आपको क्या करना है? आपको यह जज करना है कि किसका mu ज्यादा है एट प्रेजेंट। जिसका mu ज्यादा है उसका कंजम्पशन बढ़ाओ टू रीच व्हाट? इक्विलिब्रियम। एवरीवन प्लीज राइट डाउन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये लिखो प्लीज। व्हाट शुड द कस्टमर डू और कंज्यूमर डू टू रीच इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम कब होगा? जब mu ऑफ x अपॉन mu ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। ये इसका लॉजिक है, पिंकी में जो लिखा है, इट इज द लॉजिक बिहाइंड द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या करेगा? ज्यादा सादा साइन चेंज करेगा। इधर ये है ना, क्वेश्चन बोलेगा अब ये तो क्या करेगा बोल, तो आपको उसके हिसाब से एक्स कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे, इफ यू सेलेक्ट ऑप्शन वन, व्हाट विल हैपन, इफ यू सेलेक्ट ऑप्शन ए, अगर आप एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, एक्स का एमयू और गिरेगा, मतलब वो गैप जो है वो और बढ़ते जाएगा, तो कभी आप इक्विलिब्रियम में पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, सो ये पूछा गया था, छी अरे क्या घटिया है, नहीं अलग पूछा गया था, सिंपल पूछा गया था, द कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज व्हाट? कब अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे रहेगा? बोलो, एबीसीडी चार ऑप्शन है आपके पास। ए क्या है? mu ऑफ x इंटू प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y इंटू प्राइस ऑफ y। सही है कि गलत है? अभी भी लिखा है आपने, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे रहेगा? when mu of x upon mu of y is equal to price of x upon price of y। तो अगर मैं पहला इक्वेशन देखूं तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है बीच में। ठीक है, मैं भी करता हूं,
mu of x into price of y is equals to price of x into mu of y. ये सही है, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है. यहां पे अगर y रहता और यहां पे अगर x रहता तो आंसर वुड हैव बीन करेक्ट, बट यहां पे आपका आंसर क्या है, गलत है. सेकंड ऑप्शन 100% रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन एनालाइज, mu of x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल्स टू mu of y अपॉन प्राइस ऑफ y. वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मैं भी करता हूं. mu of x इधर रखता हूं और प्राइस ऑफ x नीचे लेके आता हूं, ठीक है, मतलब x x एक जगह लेके आऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, और y y एक जगह लेके आऊंगा तो ऐसे हो जाएगा. क्या ये और ये मैच हो रहा है, मतलब बोथ थिंग्स गेटिंग मैच्ड, हो रहा है क्या मैच? ये आपका सही आंसर है. लास्ट ऑप्शन क्या है, mu of x अपॉन mu of y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ x. नहीं, अगर यहां ऊपर x आ रहा है तो इधर भी ऊपर x ही आना चाहिए. यहां पे मैंने ऊपर क्या रखा है, y रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है. द कंज्यूमर इज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन प्राइस लाइन इज, बोलो अभी भी पढ़ा है, इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व. ये तो हो गया डिमांड का आंसर. The slope of budget line is determined by the relative prices of two goods. मतलब slope का दूसरा फॉर्मूला, price of x upon price of y gained upon given up is equal to what? Total expenditure, price ratio, income level and marginal utility of the two goods. बोलो. Price ratio, simple. Price of x upon price of y is nothing but price ratio. आपके प्रोडक्शन का क्वेश्चन है. इतने कम क्यों पूछे डिमांड से, एक दो तीन, चैप्टर 2 से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, 9 मार्क्स ओनली. ठीक है, चलो टेक अ ब्रेक, विल रिज्यूम एट, कितना है 2:45, 3 बजे तक आएंगे तुम लोग, ठीक है. 2:45 विल रिज्यूम. 150 2 बजे 7 मिनट हुए हैं ना यहाँ पे टाइम, ये क्या करूँ, 2:45 ठीक है, कितने बजे चालू करूँ, 2:45 आएगा क्या बेटा वापस, तू घर से ही कर रहा है क्या, ब्रेक टिल 2:45, खुश रहो. चलो विल स्टार्ट, देखते हैं चैप्टर 3 चैप्टर 4 क्या करना है.
हेलो हेलो हेलो। कौन सा चैप्टर करना है पहले, 3 की 4? 3 ऑर्डर के हिसाब से जाए बेस्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। अब ये आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द बेसिक्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनके फीचर्स क्या रहते हैं वो आई थिंक आप सब लोग पढ़ सकते हो। आई डायरेक्टली जंप अप टू द लॉ। जो एक्चुअल में कोई सेंस बनता है पूरे चैप्टर में वो है ये दो लॉज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, एंड दूसरा आता है आपका लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इट इज द ओनली टू लॉज व्हिच मेक सेंस फॉर द एंटायर फर्स्ट यूनिट। बाकी वो बेसिक फीचर्स पढ़ सकते हैं, चलेगा ना? चलो, तो आई एम स्टार्टिंग विथ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। फर्स्ट जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तब आपको ग्राफ जो है याद रखना पड़ेगा। अब बिफोर आई गो इनटू द ग्राफ, लेट मी फर्स्ट रिवाइज द वेरिएबल्स। टीपी जो टोटल प्रोडक्ट, एमपी इज मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी इज मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी इज एवरेज प्रोडक्ट। टीपी, एमपी, एपी। टोटल प्रोडक्ट इन वेरी सिंपल वर्ड्स इज total output. Total output produced or total production by the company is called as total product. Average product is total product divided by labor hours. अब नंबर ऑफ लेबर है, लेबर आवर्स कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। अब ये जो पूरा वेरी लॉ है इसमें अपन असम्पशन क्या रखते हैं, जैसे जैसे आपका लेबर चेंज होगा वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। Why? Because being a short run production function, capital is what? Constant, लेबर इज ओनली वेरिएबल, यही मीनिंग होता है शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन में आपका कैपिटल कांस्टेंट रहता है, लेबर वेरिएबल होता है। लॉन्ग रन में और कैपिटल, लेबर, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम व्हाट? वेरिएबल। तो प्लीज अंडरस्टैंड, शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिस्टिंग्विश कभी भी साल के बेसिस में मत करना, 12 महीने से अंदर अंदर शॉर्ट टर्म, बाद में लॉन्ग रन नहीं। शॉर्ट रन मतलब जब आपका कैपिटल कांस्टेंट रहता है, लेबर वेरिएबल होता है तब। लॉन्ग रन में एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आता है वो डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। द इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, वो आपको टीपी देगा, लेबर देगा, एमपी एपी भी देगा, बोलेगा जो जो जिधर जिधर ऐसा क्वेश्चन मार्क किया है वो इन्फॉर्मेशन फिल करते जा। अब लेट मी सी, कोइंसिडेंटली अगर इस पेपर में मिल जाता है वो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कोइंसिडेंटली रेडीमेड है यहाँ पे, डायरेक्टली अपन पूरा टेबल फिल कर देते सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया क्या है। आई नो नीचे सोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स दूसरे हैं, बट एक बार पूरा टेबल अंडरस्टैंड कर लेते तो दैट क्वेश्चन जैसे में आएगा आप इसको टैकल कर पाओ। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन द फॉलोइंग टेबल आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, पहले अब जब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 18, 19, 20, एपी एट 3, टीपी एट 5, एमपी एट 4, इतना रिक्वायरमेंट है, तो आप चाहे तो सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट के लिए सॉल्व करो, या अगर 2 मिनट ज्यादा आपको लेना है ले लो, बी डबल श्योर एंड गो है।
मैं बोलता हूं कि ये यहाँ पे 3 नंबर आप कभी भी लूज नहीं करना चाहेंगे। 3 नंबर हलवे के अगर आपको ये पूरा ये मिल जाता, 18, 19, 23 मार्क्स का है, तो देखो जब जीरो है तब सब कुछ जीरो रहेगा। अब आपको यहाँ पे एमपी दे रखा है कितना, 20 का। एमपी एट 1 इज टीपी एट 1 माइनस टीपी एट 0 डिवाइडेड बाय 1, आई एम गोइंग द वेरी बेसिक्स। एमपी एट 1 इज टीपी एट 1 माइनस टीपी एट 0 अपॉन 1 माइनस 0। अब आपको इतना मालूम है, यहां एमपी 20 का है, टीपी एट 1 ही आपको चाहिए, टीपी एट 0 when you are using zero labor, obviously production will be 0, the whole divided by 1, therefore if you solve for this, टीपी एट 1 will come to how much, 20। तो यहां पे ये 20 हो गया, यहां पे भी ये क्या होगा, 20/1 20। नेक्स्ट, अब आप सिंपल क्या कर सकते हो, बिकॉज आपके गैप जो है लेबर का 1 है, तो इसलिए कैन व्हाट डू, सिंपली डू व्हाट, एमपी यहाँ पे 26 है, तो टीपी यहाँ पे कितना होगा, 20 + 26 दैट इज 46। 46 डिवाइड बाय 3, इनफैक्ट 2, कितना होगा यहाँ पे, 23। अब ये 46 निकालने का एक और तरीका है, एमपी एट 2 इज टीपी एट 2 माइनस टीपी एट 1 डिवाइडेड 2 माइनस 1। इफ यू डोंट रिमेंबर हाउ टू डू, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, एमपी एट 2 इज 26, टीपी एट 2 आपको चाहिए, टीपी एट 1 ऊपर है 20 डिवाइड बाय 1, तो 26 + 20 इज इक्वल्स टू टीपी एट 2, तो 46 आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए नेक्स्ट नाउ यहां पे 66 है, तो 66 डिवाइड बाय 3 ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 22, एंड एमपी जो है वो हो जाएगा 66 माइनस 46 दैट इज 20। ठीक है, ये 66 माइनस 46 कितना आ जाएगा, 20। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, यहां पे आपको एपी रखा है 19 का, टीपी कैसे निकालोगे आप, 19 मल्टीप्लाइड बाय 4, एवरेज कैसे आता है, एवरेज प्रोडक्ट एट 4 इज टीपी एट 4 डिवाइड बाय लेबर आवर्स 4, तो ये आपको 19 दे रखा है, तो टीपी एट 4 विल बी व्हाट, 19 इंटू 4 कितना आता है ये, 70। तो आपका एपी 19 है और एमपी कितना होगा, 76 माइनस 66 दैट इज 10। एंड लास्ट अगर आप देखोगे, यहां पे एमपी आपको कितना दिया है, 4, तो 76 + 4 यहां पे आपका आ जाएगा 80, therefore एपी विल बी 80/5, therefore it is 60। तो अब अगर मैं ये कैलकुलेशन एक बार हटा दूं, तो आपका टेबल जो है वो ऐसे दिखेगा, तो टेबल इज समवॉट लाइक दिस। ठीक है, अब अगर आपने एक बार टेबल कंप्लीट कर लिया, उसको क्वेश्चन जो पूछना है पूछने दो। व्हाट इज एपी व्हेन द लेबर इज 3, एपी व्हेन द लेबर इज 3, योर आंसर इज 22। टीपी व्हेन लेबर इज 5, टीपी व्हेन लेबर इज 5, ये ले 80 का आंसर है यहाँ पे। व्हाट विल बी द एमपी व्हेन लेबर इज 4, 4 पे एमपी कितना है, 10, तो यहाँ पे आपके 3 नंबर जो है इजीली मिल जाते हैं, टीपी एमपी एपी। और अगर आपको ये टीपी एमपी एपी समझा है, उसको यहाँ पे टीसीएमसी एसी पूछने दो या टीआरएमआर एआर पूछने दो, आपका वे ऑफ सॉल्विंग विल रिमेन द सेम। ठीक है, बट यस आपको ये कैलकुलेशन पे ग्रिप आना चाहिए, एक्सपेक्ट करना है तो प्रोडक्शन है तो कॉस्ट है तो रेवेन्यू से कोई टेबल आपको कंप्लीट करने के लिए आ जाए, स्टैंडर्ड है, हर अटेम्प्ट में आया है, इन एवरी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन हैज कम, जहां पे आपको कुछ ना कुछ फिल करना है। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, एक एक लाइन भरते जाना, डोंट जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द एमसीक्यूज, भाई ये एमसीक्यू में सिर्फ इतना ही ढूंढूंगा, इतना ही ढूंढूंगी, मत करना, वैसे माती खाओगे, चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एक बार टीपी एमपी एपी हो गया, लेट मी गो टू द लॉ। कैलकुलेशन हो गया, एक और करना है कैलकुलेशन वाला, नहीं ना, चले करना, जाओ ना आगे। नाउ अंडरस्टैंड द लॉ। लॉ समझने के लिए पहले आपको, जब लॉ के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे, आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, सिंपल स्टेप याद रखना डायग्राम के लिए। पहले टीपी 0 से चालू होगा, बढ़ेगा, मैक्सिमम गिरेगा, तो ये आपका टीपी है। वेरी गुड।
दिस इज आवर टोटल प्रोडक्ट। जहां टीपी मैक्स रहेगा उधर से एक लाइन खींचो। क्यों? जब आपका टीपी मैक्सिमम रहेगा एक चीज को जीरो होना पड़ेगा, क्या? एमपी। प्लीज रिमेंबर टीपी इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल इज जीरो। ये आप यूटिलिटी के लिए पकड़ो, इसके लिए पकड़ो, आगे किसके लिए पकड़ो। जब आपका मार्जिनल जीरो होगा तब आपका टीपी मैक्सिमम पे होगा। तो आप एक मार्जिनल खींचोगे अभी ऐसे नहीं, ब्रेक हो जाएगा। we will draw a marginal product like this और let this MP go to negative because MP नेगेटिव होगा। कैसे? जो आपका टीपी गिर रहा है इस वजह से MP क्या होगा? नेगेटिव होगा। when TP falls MP is negative and next आप इसमें लेके आ जाना एवरेज प्रोडक्ट। you bring average product into this। एवरेज प्रोडक्ट ना तो जीरो होगा ना तो नेगेटिव होगा। क्यों? देख प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता तो एपी तो नेगेटिव नहीं होगा। टोटल प्रोडक्शन जीरो अगर होना है तब जाके एपी जीरो होगा, बट एपी स्टार्ट में ही जीरो होगा। बाद में अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव सॉरी जीरो होगा नहीं। तो डोंट मेक दिस एपी टच द एक्सिस, उसको ऊपर ले लो, रखते ले लो हवा में उसको। अब वंस यू गेट दीज थ्री कर्व्स आप स्टेजेस बनाना चालू करोगे। पहला स्टेज आप चालू करोगे जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। Are you able to recollect this point का नाम क्या होता है? This point is called as point of inflection। Point of inflection। तो यहां पे आपका पहला स्टेज चालू होता है। स्टेज वन खत्म कब होगा? जब आपका एमपी और एपी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये रहा आपका स्टेज वन, ये है आपका स्टेज टू एंड ये आगे क्या रहेगा आपका स्टेज थ्री। स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। अब क्वेश्चन को कुछ भी पूछने दो, इफ यू नो दैट दिस डायग्राम इज करेक्ट यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन दैट द इंस्टीट्यूट में आस्क। को पूछेगा कि जब एपी गिर रहा है तब कौन सा स्टेटमेंट सही है, चेक करो। जब एपी गिर रहा है, टीपी गिर रहा है, एमपी गिर रहा है, तो दे दो उसका आंसर जो भी है वो। सेकंड, देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड अभी। maximum point of MP is point of inflection। ये पहला पॉइंट। maximum point of MP is point of inflection। second thing which you need to understand, maximum point of AP कब maximum होगा? when MP is equal to AP। when MP is equals to AP तब जाके आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। थर्ड थिंग, TP is maximum when MP is zero। TP is maximum when MP is zero। and last, when MP is negative TP falls। when MP is negative TP falls। आपके बुक में माना 4-5 पेज दिया इसके ऊपर, अल्टीमेट समरी आपको इतना ही पढ़ के जाना है। द लास्ट रिवीजन यू हैव टू ओनली डू दिस मच। ग्राफ आपको बनाते हुए आ रहा है कि नहीं? आर यू एबल टू आइडेंटिफाई कौन से पॉइंट का क्या मैक्सिमम है, किधर कौन सा पॉइंट पे क्या हो रहा है? ये अगर आपको आइडेंटिफाई करते आ रहा है, believe me you will not go wrong in single question on TPMP AP। चाहे कैलकुलेशन हो चाहे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हो। So obviously this is not the time की लॉजिक क्या है इसका, so it's refrain from understanding the logic। ठीक है, लेट मी जस्ट क्विकली एक समराइज कि हर एक स्टेज में होता क्या है, फिर अपन इसको एंड करते हैं ये पर्टिकुलर डिस्कशन को। स्टेज वन, टीपी बोला क्या होता है? टीपी बढ़ रहा है कि घट रहा है स्टेज वन में? टीपी rises initially at increasing rate
इनिशियली एट इंक्रीजिंग रेट। प्लीज अंडरस्टैंड, जब टीपी राइज हो रहा है तो इंक्रीजिंग रेट, इसका ये मतलब है एमपी इज राइजिंग, एमपी इज राइजिंग। और आप ऑब्जर्व करोगे इनिशियली आपका एमपी राइज होता है, तो यहां तक आपका टीपी राइजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या, एमपी ही बढ़ रहा है। व्हेन एमपी राइजेस टीपी राइजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। बट बाद में क्या होता है, लेटर टीपी राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब ये डिक्रीजिंग रेट से आपको समझना चाहिए कि अगर टीपी बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट, इट मींस एमपी इज फॉलिंग, इट मींस एमपी इज फॉलिंग। तो टीपी इनिशियली राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन टीपी राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक आपका टीपी बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद इट विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग और अ डिक्रीजिंग रेट। बट इंपॉर्टेंट है, टीपी अभी भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट स्टेज 1 के लिए। अब स्टेज 1 आपको समझ में क्या हो रहा है, एमपी पहले बढ़ेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद गिरेगा। तो एमपी टीपी का कवरेज हो गया। व्हाट अबाउट एवरेज प्रोडक्ट, एपी के बारे में क्या कहना है आपका, एपी क्या हो रहा है स्टेज 1 में, बढ़ रहा है कि घट रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है, घट कहीं भी नहीं रहा है, पक्का। एपी राइजेस थ्रू आउट, एपी राइजेस थ्रू आउट, AP rises throughout the stage. Last point, stage 1 ends where AP is maximum. जहां AP maximum वहां पर stage 1 क्या होगा, खत्म होगा, that is MP is equal to AP। एक और चीज, थ्रू आउट दिस स्टेज 1 प्लीज टेल मी, क्या आपका MP बढ़ा है या AP बढ़ा है, MP is always greater than AP। तो बस इसी पॉइंट के वजह से, बस इसी पॉइंट की वजह से हम स्टेज 1 में प्रोडक्शन करना नहीं चाहेंगे। A rational producer will produce in stage 2 जहां पे उसका AP ज्यादा है देन व्हाट, MP। तो प्लीज रिमेंबर, आप कभी भी ये चाहोगे कि आपका एवरेज ज्यादा हो देन व्हाट, मार्जिनल। ठीक है, तो दिस इज अ स्टेज 1। लेट मी गो टू स्टेज 2। स्टेज 2 में बोलो टीपी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू टीपी, टीपी राइजेस एट विच रेट, डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग रेट, टीपी राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। ये डिमिनिशिंग रेट से आपको एक और प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, किसका, तो एमपी फॉल्स थ्रू आउट द स्टेज, MP falls throughout the stage and reaches what? Reaches zero. And because MP reaches zero, TP rises at diminishing rate and reaches, अब बोल, maximum। ठीक है, कुछ नहीं, आपको बस ग्राफ को इंटरप्रेट करना है। क्या मैं खुद से नहीं लिख रहा है, ग्राफ मेरे दिमाग में है ऑलरेडी, आई एम जस्ट इंग्लिश लिख रहा हूं मैं ग्राफ के बेसिस के ऊपर। तीसरा, प्लीज टेल मी एपी क्या हो रहा है, एपी फॉल्स थ्रू आउट, परफेक्ट। एपी फॉल्स थ्रू आउट, बट ये न ही जीरो होता है ना ही नेगेटिव होता है। प्लीज टेल मी इस स्टेज में आपका एपी और एमपी का क्या रिलेशन है। स्टेज 2 में आप ये ऑब्जर्व करोगे एपी इज ग्रेटर देन एमपी। देखो ये स्टेज 2 है,
एपी ऊपर है, एमपी उसके नीचे है, इसीलिए स्टेज 2 जो है यहां पे आपका प्रोडक्शन होगा. प्रोडक्शन हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर स्टेज. जितना भी प्रोडक्शन होगा वो इस स्टेज में ही प्रोडक्शन होगा. ठीक है, डन. लास्ट स्टेज टीपी क्या होता है? टीपी फर्स्ट टाइम डिक्रीज होगा. टीपी डिक्रीज मतलब एमपी क्या होगा? एमपी इज नेगेटिव. एपी क्या होता है? एपी फॉल्स बट अगेन रिमेन्स पॉजिटिव. एंड एपी एमपी का रिलेशन क्या है? एपी इज ग्रेटर देन एमपी. सर फिर ये स्टेज में प्रोडक्शन रहता है, ये प्रोडक्शन गिर रहा है रे, ऐसे प्रोडक्शन करो इधर. तो प्रोडक्शन कहां पे होगा? सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 में. अब एमसीक्यू के जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, स्टेज 1 और स्टेज 3 इसको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ, याद है क्या? इकोनॉमिक एब्सर्डिटी. स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी मतलब कोई पागल ही होगा जो इन दो स्टेजेस में प्रोडक्शन करेगा. रैशनल प्रोड्यूसर will always produce in stage 2. That's it as far as law of variable proportions is concerned. आप इतने बेसिस के ऊपर भी कुछ भी क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो. बोल. हाँ समझ आता हूं. स्टेज 1 को जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स के लिए बोलते हैं. स्टेज 1 को स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं. ठीक है, अच्छा याद दिलाया. स्टेज 1 इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. स्टेज 2 जो है इट इज स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स. एंड लास्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ negative returns. Now I want to take you all to a particular question जिसमें बहुत ज्यादा डिबेट होता है. This is a question. ये वाला 110 ऐसे ने पूछा था एक बार. assertion in short run a producer operates only in the second stage of the law of diminishing returns where AP is declining. सही बात है, स्टेज में AP डिक्लाइन होता है और वही पे प्रोड्यूसर ऑपरेट करता है. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है. रीजन इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3 the marginal product of the fixed and the variable factors respectively are negative. सर स्टेज 1 में तो कहीं भी नेगेटिव नहीं था. हाँ, और स्टेज 3 में एमपी क्या था? नेगेटिव था. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये स्टेटमेंट फॉल्स लग सकता है. तो आइडियली व्हेन आई फर्स्ट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन मैंने क्या आंसर मार्क किया? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. क्यों? अच्छा वो एरर आ रहा था क्या बीच में स्विचिंग ऑफ इन 3 2 1 करके? भैया चालू. हाँ, जब पहले क्वेश्चन आया था तो मैंने भी आंसर क्या मार्क किया था? ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, विच इज लॉजिकल इनफ. बट इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये सही आंसर है.
ऑप्शन बी। वाई? अंडरस्टैंड, ये लॉजिक अप्लाई करने के बाद ही आपको आया, ऐसा नहीं आएगा। रीजन क्या है? रीजन बोलते हैं पहला स्टेटमेंट ट्रू है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रीजन है इन स्टेज वन एंड स्टेज 3 एमपी ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर नेगेटिव। प्लीज टेल मी, आपका फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? ये लॉ में फिक्स्ड फैक्टर क्या है? कैपिटल विच इज कांस्टेंट, और आपका वेरिएबल फैक्टर क्या है? लेबर। वेरिएबल फैक्टर आपका क्या है? लेबर। अब अपने को मालूम है ये लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। मतलब इतना जरूर है कि जो वेरिएबल फैक्टर है लेबर, इसके से जो एमपी है वो कौन से स्टेज में नेगेटिव होता है? थर्ड स्टेज नेगेटिव। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इन स्टेज 1 भूल जाओ, 2 सेकंड के भूल जाओ। इन स्टेज 3 मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड भूल जाओ। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इज नेगेटिव। सही है कि गलत? इन स्टेज 3 द एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव। सही है कि गलत स्टेटमेंट? इन स्टेज 3 द एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव। सही है कि गलत? सही है, यही लिखा है यहां पे। अब अगर आप पढ़ोगे, ये एक वर्ड है बीच में, मतलब क्या? स्टेज 1 में वो बात कर रहा है एमपी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर की, और स्टेज 3 में वो बात कर रहा है एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर की। मतलब क्वेश्चन में कहना यह है कि ये जो फिक्स्ड फैक्टर है जिसका कैपिटल है, इसका जो एमपी है वो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? नेगेटिव होता है। नाउ अंडरस्टैंड कैसे? अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहां पे मैं ले रहा हूं लेबर, ठीक है, यहां पे मैं ले रहा हूं टीपी, ठीक है, यहां पे मैं ले रहा हूं एमपी। लेबर 1 टीपी 10 एमपी 10। लेबर 2 टीपी में कुछ गिरा रहा हूं, सॉरी टीपी नहीं गिरा रहा हूं, टीपी बढ़ा रहा हूं 15, एंड एमपी जो यहां पे कितना है? 5 का है। ये एमपी मैंने कैसे निकाला रे? चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर। कैसा लो? सही है। तो अब देखना, अगर मैं 3 लेबर डालू, टीपी यहां हो गया 12, तो यहां पे एमपी कितना है? -3। हाँ कि ना? मतलब क्या ये स्टेज 3 आ गया? इज इट स्टेज 3? अब प्लीज टेल मी, यहां पे आपका कैपिटल कितना है? कांस्टेंट है। कैपिटल इज व्हाट? कांस्टेंट। मतलब अगर मैं हाइपोथेटिकली यहां पे एक और कॉलम ऐड करूं कैपिटल का, ठीक है, तो यहां पे कैपिटल स्टार्टिंग में कितना था? अज्यूम करो मैं एक नहीं 2 कैपिटल ले रहा हूं। अब जब मैं 2 लेबर ले रहा हूं, कैपिटल कितना है? तीसरे लेबर पे कैपिटल कितना है? कैपिटल रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट। अब एमपी का थोड़ा डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं मैं। चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन कैपिटल। चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन कैपिटल। फर्स्ट केस इमीडिएटली इग्नोर कर देना। सेकंड केस, टीपी कितने से बढ़ा? आपका कैपिटल में कोई चेंज आया क्या? 2 - 2 इज व्हाट? तो ये आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेज 1 में ही जो फिक्स्ड फैक्टर का एमपी है वो क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन विच कैन बी राइट फॉर दिस, बिकॉज आपका कैपिटल चेंज नहीं हो रहा है। इफ योर कैपिटल इज नॉट चेंजिंग, देन वन थिंग इज फॉर श्योर, आप एमपी एक बार में डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए उसको उन्होंने क्या पकड़ लिया? नेगेटिव। तो इफ यू रीड द रीजन, स्टेज 1 की बात अलग है। स्टेज 1 में बात कर रहा है किसकी? एमपी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर की। और स्टेज 3 में बात कर रहा है किसकी? एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर की। ये स्टेज 3 अपन ने पढ़ा है, बट स्टेज 1 अब तक है नहीं, ये मॉड्यूल में नहीं रहेगा आपको। दिस इज नॉट अवेलेबल इन मॉड्यूल ऑल्सो। बट इफ द सेम क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन, आपको इसका आंसर बी मार्क करना पड़ेगा।
ये मॉक टेस्ट पेपर में भी था, मॉडल टेस्ट पेपर में भी था, आया है, सभी में इंस्टीट्यूट ने आंसर भी दिया। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने एक अटेम्प्ट में गलत दिया बाद में रेक्टिफाई किया है, नहीं, इंस्टीट्यूट हैज बीन कंसिस्टेंटली गिविंग द ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज ऑप्शन बी ओनली। अब तक इंस्टीट्यूट इसको चेंज नहीं किया है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि स्टेज 1 में एमपी ऑफ फिक्स फैक्टर क्या है, नेगेटिव है। जो स्टेज 1 का नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, वो है वेरिएबल फैक्टर की वजह से, बिकॉज पूरा लॉ का नाम ही क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इसीलिए। ठीक है, सो इफ दिस क्वेश्चन कम्स, प्लीज बी वेरी केयरफुल टू सिलेक्ट ऑप्शन बी एंड नॉट ऑप्शन ए। अगर आया तो आने के चांसेस है, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट बिफोर दिस क्वेश्चन कम्स अप इन द एग्जामिनेशन। अब अगर मैं इसके अलावा आपको क्वेश्चन दिखाऊं, देखो क्वेश्चन नंबर 16, when AP rises as a result of increasing the quantity of variable input MPs, चुपचाप ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, क्वेश्चन बोल रहा है जब एपी बढ़ रहा है तब बोलो एमपी क्या है। when AP is rising, what can you say about MP? ऑप्शन ए, MP is less than AP, MP equal to AP, MP is minimum, MP is more than AP। आपका आंसर क्या है? MP is खत्म। अगर आपको इफ यू एबल टू रिकलेक्ट, ये ऐसा या ये ऐसा और ये ऐसा, जब जब आपका एपी बढ़ रहा है तब तब एमपी एपी के ऊपर है। सर करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 16 का ऑप्शन डी। अब ये बिना ग्राफ के अगर आप रटोगे तो बहुत मुश्किल होगा, तो प्रेफरेबली प्लीज ड्रॉ द ग्राफ। ऐसे रफ में बनाओ, कचरा चलेगा, तुमको क्या ऐसा पिकासो जैसा नहीं बनाना है। Question 22. A period will be considered short-term period if the amount of at least one of the inputs used remains unchanged during that period. Statement 1 सही है कि गलत है? थोड़ा अच्छे से पढ़ो statement 1. A period is considered short-term if at least one of the input remains unchanged or remains constant. सही है कि गलत है? शॉर्ट टर्म में क्या आपका एक आधा इनपुट कांस्टेंट रहता है, कैपिटल कांस्टेंट रहता है? तो स्टेटमेंट 1 is true. The long run is a period of time in which all of the factors of production are variable. सही है कि गलत है? In short run, all inputs are fixed. सही है कि गलत है? गलत है, आपका लेबर वेरिएबल रहता है। In the long run, all inputs except one are fixed. गलत है, सारे वेरिएबल है। तो करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 एंड 2. Which of the following makes it possible to produce goods and services? Land, labor, industrial policy and capital. Land, labor, fiscal policy and capital. Land, labor, capital and entrepreneur. And option D. बोलो, simple question है। It's a lollipop question. Land, labor, capital and entrepreneurial ability. इसको 2 गिलास पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इसमें इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होना चाहिए आपको टीपी एमपी एपी के ऊपर के। एंड सेकंड, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ग्राफ। ठीक है, विद दिस मैं जाता हूं अगले लॉ के ऊपर, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये सबसे पहले आपका लॉन्ग रन लॉ है, जिसमें सारे आपके फैक्टर्स क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। इसमें अपने को 3 चीजें पढ़नी है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, decreasing returns to scale, and third one is constant returns to scale. Constant returns to scale, increasing, decreasing and constant returns to scale. सबसे पहली बात,
ये लॉन्ग रन मतलब अब आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल कर सकते हो, ठीक है, मतलब चेंज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो व्हेन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसका मतलब क्या? व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर चेंज्ड, इनफैक्ट आर इंक्रीज्ड, जब आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो, आउटपुट इंक्रीजेस इन अ ग्रेटर प्रपोर्शन, आउटपुट इंक्रीजेस इन अ ग्रेटर प्रपोर्शन। मतलब आपने क्या किया, लेट अस से आपने इनपुट्स डबल किए, यू डबल्ड योर इनपुट्स, इसे आप ऑब्जर्व करोगे आउटपुट विल बी डबल्ड, you double your inputs, output will be doubled, sorry, output will be more than double, output will be more than double, ठीक है। अब 2x से बढ़ाओ वो 2x से ज्यादा बढ़ेगा आपका आउटपुट। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या? प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, आपका आउटपुट बढ़ना ही चाहिए, आउटपुट विल नेवर डिक्रीज। तो डोंट गेट मिसलेड बाय द नेम। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है when all the factors of production are increased, output increases in a lesser proportion। मतलब आपने आपके इनपुट्स डबल किए, आउटपुट विल बी लेस देन डबल। यहां पे अब प्लीज एक चीज ध्यान रखना, आउटपुट हैज टू इंक्रीज, आउटपुट हैज टू इंक्रीज इफ इनपुट्स हैव इंक्रीज्ड। अगर आप इनपुट बढ़ा रहे हो तो आपका आउटपुट बढ़ना ही चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि आपने इनपुट बढ़ाया और आउटपुट गिर रहा है। डोंट बी मिस्टेड बाय द नेम डिक्रीजिंग, मतलब सर आउटपुट गिरेगा, नहीं, आउटपुट बढ़ेगा, बट जिस रेट से बढ़ेगा इट विल बी लेस देन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनपुट। तो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब क्या, आपने प्रोडक्शन बढ़ाना चाहा तो आपने इनपुट बढ़ाया 100% से, आपने इनपुट डबल कर दिया, आउटपुट बढ़ा सिर्फ 80% से, तो ये है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एंड लास्ट, कांस्टेंट मतलब क्या? मैं तो डायरेक्टली एग्जांपल से लिख रहा हूं, इनपुट डबल्ड, इनपुट्स डबल्ड, आउटपुट विल ऑल्सो बी डबल्ड, विल ऑल्सो बी डबल्ड। अगर आपका इनपुट डबल हुआ तो आउटपुट भी कितना होगा? एग्जैक्टली उतना ही होगा। मतलब इनपुट बढ़ा 100% से, आउटपुट बढ़ा 100% से। दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नाउ नेक्स्ट, इफ आई ट्राई टू कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये दो तरीके के होते हैं। एक जो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के लिए एप्लीकेबल है, वन विच इज एप्लीकेबल ओनली टू व्हाट? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्या ये? कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q is equals to K for technological constant, L raised to A, C raised to 1 minus A। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? कांस्टेंट रिटर्न्स। क्यों? अंडरस्टैंड कर रहे हैं ए का मतलब क्या है? ए इज कॉल्ड एज लेबर इलास्टिसिटी। ए का मतलब क्या होता है? लेबर इलास्टिसिटी। मतलब क्या? इफ labor is increased, if labor is increased, how much percentage of increase in output, how much percentage of increase in output is due to labor। आपने लेबर बढ़ाया, उससे आउटपुट बढ़ा, बट जो आपका आउटपुट बढ़ रहा है उसमें लेबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इज कॉल्ड एज लेबर इलास्टिसिटी।
1 माइनस ए क्या होता है आपका? कैपिटल इलास्टिसिटी। मतलब क्या? अगर आपका कैपिटल बढ़ा है, इफ योर कैपिटल इज इंक्रीज, जिससे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, तो वो आउटपुट जो बढ़त हो रही है उसमें कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल इलास्टिसिटी, दैट इज 1 माइनस ए। सो वेरी गुड, कॉपी पेस्ट। If capital is increased, how much percent of increase in output is due to what? Capital. Take a simple example. आपका आउटपुट जो है वो 100% से बढ़ा। कितने से बढ़ा? वो 100% से बढ़ा। इसमें आपके लेबर का कंट्रीब्यूशन, दैट इज ए, इज 56%। कितना? 56%। मतलब आपने लेबर बढ़ाया रहेगा, लेबर आपने बढ़ाया 100% से, उसमें से आउटपुट बढ़ा 100% से, बट जो आउटपुट बढ़ा उसमें कंट्रीब्यूशन लेबर का कितना है? सिर्फ 56%। तो बाकी कैपिटल का 1 माइनस से कितना रहेगा? 100 माइनस 56%। मतलब अगर आप देख रहे हो ए प्लस 1 माइनस ए कितना होता है? ये 1 नहीं होता है। 56 प्लस 44 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 100। मतलब अगर आप एक चीज चेक कर रहे हो, आप कुछ भी वैल्यूज लो, इन दोनों का टोटल हमेशा कितना आएगा? 100% ही आएगा। मतलब क्या? आपने लेबर और कैपिटल बढ़ाया 100% से, आपका आउटपुट बढ़ा 100% से। दिस इज कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन अज्यूमिंग व्हाट? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो इसलिए इसको उसने रिफ्रेम किया कि Q इज इक्वल्स टू K इंटू L रेस टू A इंटू C रेस टू B। मीनिंग इज सेम। ए अभी भी आपका लेबर इलास्टिसिटी है, बी अभी भी आपका कैपिटल इलास्टिसिटी है, बट उसने उसके 3 इक्वेशन दी। ए प्लस बी मोर देन 1, ए प्लस बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी लेस देन 1। ये जो है ये उसने बोला कांस्टेंट, ये उसने क्या बोला? इंक्रीजिंग, और ये उसने बोला डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है। सो इन शॉर्ट वो दो ही फैक्टर पकड़ रहा है, एक लेबर और एक कैपिटल। टू फैक्टर्स। एंड उसने क्या बोला? अगर ये ए प्लस बी 1 से ज्यादा है, मतलब दिस इज अ केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इक्वल टू 1 है, इट इज कांस्टेंट, एंड लेस देन 1 है, इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इसके ऊपर इंस्टीट्यूट को कभी कभी एक क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद है। क्या? Q is equals to K into L raised to 1 by 3 C raised to let us say 2 by 5। वो पूछेगा ये कौन सा है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट या डिक्रीजिंग। अब सिंपल क्या करो, 1 by 3 प्लस 2 by 5 करो, कितना आता है? ये पॉइंट में बोलो कितना आता है? 0.7333। अब बिकॉज दिस इज लेस देन 1, ये केस बनता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सिंपल, आपको न्यूमेरिकल इस फॉर्मेट में मिलेगा। यहाँ पे ऑल यू हैव टू डू इज व्हाट? कैलकुलेट, गेट द आंसर, मोर देन 1 इंक्रीजिंग, लेस देन 1 डिक्रीजिंग। ठीक है। सो जो प्रोडक्शन के जो क्वेश्चंस बचे लास्ट पेपर में से, बोलो पहला। इफ द फर्म एड्स मोर वर्कर्स बट द टोटल आउटपुट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ओके 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 ओके, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। इफ द फर्म एड्स मोर नंबर ऑफ वर्कर्स बट द आउटपुट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग। अ वेरी गुड क्वेश्चन, गलत जाने के चांसेस है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग एमआर, कांस्टेंट रिटर्न्स, नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न्स। गलत जाने के पूरे पूरे चांसेस है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू आल्सो टेल।
माते खाओगे तुम यहाँ पे? बी? सच्ची में? सच्ची में? सर तुम लोग, द आंसर इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। वाई? यहाँ पे वो बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ लेबर की, कैपिटल के बारे में बात नहीं किया है। बट इफ द फर्म एड्स मोर वर्कर्स एंड कैपिटल एंड आउटपुट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो आपका आंसर रहता, जो यहाँ पे है नहीं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जो यहाँ पे है नहीं, बच गए इसीलिए शिट। तो दैट आंसर इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू। सिंपल, इन कॉपी प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट्स कौन से होते हैं? खत्म, इतने आसान में मिलते हैं। हाँ एक भरोसा नहीं तुमको? सितंबर 25। अब ये ये एक्चुअली आपके ओसे का क्वेश्चन है। 4 P's याद है आपको? प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, करेक्ट। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, बस उसके बाद अच्छा ये नीचे कॉस्ट के ऊपर के। कॉस्ट, जो छी, कॉस्ट को तो इतने कम आए। एक क्वेश्चन कॉस्ट का था और 2 क्वेश्चन कॉस्ट के ऊपर, कैसे 2 क्वेश्चन क्यों आए? ठीक है छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। चलो आई गो टू द नेक्स्ट, दैट इज थियरी ऑफ कॉस्ट। इस थियरी ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले आपको जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट है वो जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है। ऐसे कंप्लीट थियरी बेस्ड आपके संक कॉस्ट आ जाएंगे, उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वगैरह वगैरह, वो सारे कॉस्ट करने। बट मेन एम्फोसिस यू हैव टू गिव ऑन 2 कॉस्ट। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट remains constant throughout the production, remains constant throughout the production. Variable cost changes with change in production. Simple meaning of the variable and fixed cost. दूसरा चीज, इसका ग्राफ देखोगे, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी, और अगर ये ग्राफ देखोगे वेरिएबल कॉस्ट का, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले अंडरस्टैंड करना टीएफसी, वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ। आप यहां पे ले रहे हो कॉस्ट, यहां पे ले रहे हो आउटपुट। आपका आउटपुट चाहे जितना हो, आपका कॉस्ट क्या है हर एक केस में सेम है। बट यहां जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आपका कॉस्ट क्या है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इन्वर्टेड एस शेप, उल्टा एस इज द शेप ऑफ टीवीसी। लॉजिक क्यों ऐसा है? कौन से लॉ के ऊपर डिपेंड है वो तो बोलो। दिस इज डिपेंडेंट ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। दिस इज डिपेंडेंट ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, जो अपन पीछे पढ़ के आया है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। ये शेप इस लॉ की वजह से ऐसा आता है। द शेप इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। अंडरस्टैंड करना अभी। क्या आपको यह समझ रहा है कि टीवीसी हमेशा बढ़ रहा है? इनिशियली टीवीसी राइजेस एट डैश रेट, रेट बढ़ दो, डिक्रीजिंग है इनिशियली कि इंक्रीजिंग है?
इनिशियली ये टीवीसी बढ़ रहा है एट इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट? क्या इस शेयर की वजह से बताओ, डिमिनिशिंग रेट या इंक्रीजिंग रेट? एक शॉर्टकट दिया था, घाट सेक्शन याद करो। घाट में जब टर्न आता है तब वहां गाड़ी क्या करनी पड़ती है? धीरे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे वो टर्न है, तो यहाँ पे इट हैज टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, बट बाद में रोड स्ट्रेट है, इट विल इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट. सो इनिशियली टीवीसी राइजेस एट अ diminishing rate and then TVC rises at increasing rate. सर इसका लॉजिक क्या है? सिंपल, इसका लॉजिक है बिकॉज इनिशियली टीपी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट. याद करो, पहले आपका टीपी बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट, बाद में टीपी बढ़ता है एट डिमिनिशिंग रेट. तो जब तक आपका टीपी बढ़ रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, टीवीसी विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट. बट बाद में आपका टीपी राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब आपका टीवीसी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट. प्रोडक्ट और कॉस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट्स रहेंगे. प्रोडक्ट और कॉस्ट जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट्स रहेंगे, सॉरी. ठीक है, तो जब आपका टीपी बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट, टीवीसी विल इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रेट. बाद में जब टीपी बढ़ेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, टीवीसी विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट. बट प्लीज समझना, टीवीसी हमेशा क्या होगा? राइज ही होगा, टीवीसी कभी भी गिरेगा नहीं. और जब आप टीवीसी और टीएफसी को ऐड करोगे, आपको मिल जाएगा क्या? टोटल कॉस्ट. तो अगर तीनों को कंबाइन करो तो आपके बुक्स में डायग्राम रहेगा. वी फाइंड दिस ग्राफ इन आवर बुक्स. ये आपका टीएफसी है, ये आपका टीवीसी है, और टोटल कॉस्ट जो है वो यहां से चालू होगा एंड दिस इज योर टोटल कॉस्ट. आप देखोगे टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों का शेप क्या है? उल्टा है. लॉजिक सेम, जो यहाँ पे ऊपर लॉजिक है ना, एंटायरली सेम लॉजिक है इसके लिए भी. ठीक है, टीएफसी टीवीसी हो गया. अब इनके बेसिस के ऊपर आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट और टीपी. आउटपुट मतलब क्या होता है? टीपी. तो मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन टोटल प्रोडक्ट और आउटपुट. टेल मी, ये टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का गैप क्या है? व्हाट इज द गैप ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. अब ये तो सेम ही है, मतलब एक जस्ट सिंपल ये देखना आप, यूनिट या आपका टीपी बेसिकली, टीवीसी, टीएफसी, टीसी, 10, 20, 30. टीवीसी यहाँ पे 100 का, यहाँ पे आपका टीवीसी 200, यहाँ पे टीवीसी आपका 300. टीएफसी फिक्स है 50, 50, 50, चेंज नहीं होता. टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 150, 250, 350. प्लीज टेल मी, यहां आपका टीवीसी कितने से बढ़ा? आपका टीसी कितने से बढ़ा? 100 से बढ़ा. यहां पे भी सेम 100 से बढ़ा, और यहां पे भी 100 से बढ़ा. मतलब बेसिकली ये टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आ रहा है ना, उतना ही चेंज टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी आ रहा है. चेंज इन टीसी इक्वल टू चेंज इन टीवीसी. तो कभी कभी एमसी को अपन चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन टीपी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बट प्लीज रिमेंबर, ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन के लिए. दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर
शॉर्ट रन, बिकॉज लॉन्ग रन में आपके फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होंगे, लॉन्ग रन में आप नया फैक्ट्री खरीदोगे, आपका फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगा, आपका अकाउंटिंग टीम बढ़ जाएगा, आपका फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाएगा। तो इन शॉर्ट रन ओनली दिस इज ट्रू। कौन सा? चेंज इन टीसी इज इक्वल टू चेंज इन टीवीसी, बट लॉन्ग रन के लिए ये ट्रू नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर व्हाट? लॉन्ग रन। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट जब देखोगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट is average fixed cost is total fixed cost upon total product, और average total cost is AFC plus ABC। अब ये MC, ABC, AFC, ATC, इसका भी एक ग्राफ आपको याद रखना है। You have to remember that graph also। सबसे पहले ये आपका आएगा ETC, दिस इज योर एवरेज टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट आपका आएगा AFC। AFC will always be like this, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग AFC। नेक्स्ट आपका आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। गुड। यार ये त्रास देगा ये अभी आइडिया। थैंक यू। दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये आपका क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसके बाद लास्ट आपका आएगा मार्जिनल कॉस्ट। थोड़ा सा ये डायग्राम में मिनिमम पॉइंट, एक सेकेंड। बेस्ट। ठीक है, ये आपका आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये चार्ज आपको याद रखनी है। इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत आएगी सर एमसी और एबीसी का प्लेसमेंट कैसे करें। अंडरस्टैंड वन थिंग, आप दो चीजें यहां पे याद रखोगे। जब आप एमसी कर्व बनाओगे, यू मेक एमसी कर्व, एंश्योर दैट MC is cutting ABC at its minimum point, and ensure MC is cutting ATC also at its minimum point। तो ये आपका पहला रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। MC cuts ABC and ATC at respective minimas। अपने अपने मिनिमम पॉइंट पे MC कट करेगा ABC और ATC को। दूसरा, AFC कंटिन्यूअसली फॉल्स, AFC कंटिन्यूअसली फॉल्स। अब आएगा बहुत ही बढ़िया डिस्कशन, MP। MP के साथ तीन चीजें हो रही, सॉरी MC, MC के साथ देयर आर थ्री थिंग्स हैपनिंग। फर्स्ट, चलिए पहले MC क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है? पहले MC, MC इज इनिशियली डिक्रीजिंग, फिर क्या हो रहा है? मिनिमम पहुंच रहा है, और फिर क्या हो रहा है? इसका रीजन आपको समझना है, तो इसको आपको ट्रेस करना पड़ेगा MP के साथ। यू हैव टू ट्रेस दिस विद द हेल्प ऑफ MP। प्लीज टेल मी, MP पहले क्या होता है? MP फर्स्ट डिक्रीजेस की इनकेस MP PPP PP MP AP। MP पहले क्या होता है?
प्लीज याद रखना कि एमपी एमसी एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे। पहले एमपी बढ़ेगा इसलिए एमसी गिर रहा है, बाद में एमपी जब मैक्सिमम होगा तब एमसी क्या होगा, मिनिमम होगा, और जब आपका एमपी फाइनली डिक्रीजिंग होगा तब आपका एमसी क्या होगा, इंक्रीजिंग। जब एमपी मैक्सिमम होता है तब वो पॉइंट का नाम क्या है, ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जब आपका एमसी मिनिमम होगा तभी भी उस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। शिंदे इन्फ्लेशन नाही, इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेशन मॅक्रो मध्ये आहे, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया एमसी। लास्ट है आपका एबीसी। अगर आप देखोगे एबीसी का भी बिहेवियर नॉर्मल है, ऐसा ही है। एबीसी इज फर्स्ट व्हाट, डिक्रीजिंग, देन मिनिमम, देन इंक्रीजिंग। अगर आपको एबीसी का लॉजिक समझना है, प्लीज ट्रेस इट विथ एवरेज प्रोडक्ट। एमसी का एमपी, एबीसी का एपी। बोलो पहले एपी राइजेस की फॉल्स, देन एपी रीचेस एंड देन एपी फॉल्स। जब आपका एपी मैक्सिमम है एमपी इक्वल टू एपी है, हाँ कि ना। और जब आपका एवीसी मिनिमम है तब एमसी इज इक्वल्स टू एवीसी। चेक करो, check the graph. When your AVC is minimum, AVC के लोएस्ट पॉइंट पे आपका MC AVC इक्वल है, तो बोले ना MC cuts AVC and ATC at their minimum points. ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज समझ लेना, ये एटीसी कर्व जो है, ये शॉर्ट रन एटीसी कर्व, इसको बोलते हैं प्लांट कर्व। कौन सा कर्व, प्लांट कर्व, प्लांट कर्व। अब थैंकफुली इंस्टीट्यूट ने लॉन्ग रन के लिए सिर्फ यही कर्व दिया है, वो एक का समझेगा तो लॉन्ग रन हो जाएगा। तो लेट मी टेक यू टू दैट पर्टिकुलर लॉन्ग रन कर्व। So this chapter will be over. लॉन्ग रन लॉन्ग रन लॉन्ग रन। हाँ भाई साहब, मैंने यहाँ पे यह डिस्कशन नहीं किया आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट का। व्हाई, इट इज सेम एज और इंडिफरेंस कर्व ओनली। आइसोक्वांट का भी फीचर सेम है, आइसोकॉस्ट मतलब आपका प्राइस लाइन, बजट लाइन जो भी है, ठीक है। ये देख लेना। Look at this. This is your long run average cost. जहां पे आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एकदम ऐसा, जो आउटर ये लाइन है ना, ये वाला आउटर, दिस इज योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, बनेगा, बन गया। दिस इज योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और उसके अंदर आप देखें तो अलग अलग एसएससीज है। इसमें याद क्या रखना है आपको, एसएससी लिस्ट टेंजेंट है, बट टेंजेंसी एसएससी के लोएस्ट पॉइंट पे नहीं है। सिर्फ एक ही एसएससी है जो अपने लोएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट है। कौन सा नंबर, दो नंबर, एसएससी 4, ये वाला कलर, ये वाला ब्राउनी। सिर्फ ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट है। तो एसएससी 4 के पहले के 3 कर्व कैसे टेंजेंट है, टेंजेंसी इज ऑन डैश पोर्शन, फॉलिंग की राइजिंग।
टेंजेंसी इज ऑन फॉलिंग पोर्शन। देखो ना यहाँ पे, ये आपका एसएससी, अरे यार ये आपका एसएससी गिर रहा है, ये मिनिमम पॉइंट है। कलर चेंज करता हूं, सॉरी। ये जो है दिस इज मिनिमम पॉइंट, बट टेंजेंसी कहां पे है? फॉलिंग पोर्शन पे। और उधर देखोगे मिनिमम पॉइंट ये है, बट टेंजेंसी इज ऑन द राइजिंग पोर्शन। तो जब जब आपका एलएसी गिर रहा है, एलएसी जब जब गिर रहा है, टेंजेंसी इज द फॉलिंग पोर्शन ऑफ एसएससी। जब जब आपका एलएसी बढ़ रहा है, टेंजेंसी इज ऑन द राइजिंग पोर्शन ऑफ एसएससी। ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना पड़ सकता है कि टेंजेंसी कहां पे। और लास्ट एमसीक्यू जो इससे बचेगा बनेगा, एलएसी इज प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व। LAC is planning curve or envelope curve. This is the last MCQ which the examiner can ask from this particular chapter. अगर आप देख रहे हो तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का टेक्निकल चैप्टर है, बट यू रीड ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड क्वेश्चंस देखिए आपने कैसे आते हैं। तो इट माइट साउंड टेक्निकल बट इट इज कंपैरेटिवली इजी। ठीक है, दिस इज योर चैप्टर 3। अब बिफोर आई गो अहेड, कुछ चैप्टर 3 के जो एमसीक्यूज मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, वो एक बार मैं करा लेता हूं। नॉट ऑल, ऑब्वियसली नॉट ऑल, दो तीन एमसीक्यूज है जो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। पहला वाला ये देखो, 16th, एट हायर लेवल्स ऑफ आउटपुट एटीसी एंड एवीसी कर्व कम क्लोजर। अगर देखोगे, अगर इफ यू एबल टू रिकलेक्ट द ग्राफ, अगर आपको ग्राफ याद आ रहा है, तो ये आपका एटीसी कर्व है, दिस इज योर एटीसी कर्व, और कहीं ना कहीं यहां पे आपका एवीसी कर्व है। तो अगर देखोगे यहां पे गैप कितना ज्यादा है, ये गैप छोटे 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 क्यों आ रहा है? ऑप्शन ए, एबीसी रिमेन्स कांस्टेंट, कभी भी नहीं। एएफसी रिमेन्स कांस्टेंट, कभी भी नहीं। टीएफसी कांस्टेंट रहता है, एएफसी नहीं। एएफसी इज फॉलिंग। एएफसी अकाउंट्स फॉर relatively smaller percentage of ATC, AVC accounts for relatively smaller percentage of ATC। आपका सी और डी आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन बी, डी, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑप्शन क्या है आपका इसमें? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये गैप क्यों डिक्रीज हो रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी। हाँ, शिंदे माते खाल्लीस, तुम्ही पण माते खाई थी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज यार अगर एक क्लोज आ रहा है मतलब ये इनका वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। एग्जैक्ट सेम होगा नहीं, हो कभी भी क्लोज है, मतलब अगर आपका एटीसी 100 का है तो आपका एएफसी 80 का रह सकता है। तो ए सॉरी एवीसी 80 का रह सकता है, तो आपका एएफसी कितना रहेगा? सिर्फ 20 का रहेगा। अब 20% बढ़ा है कि 80% बढ़ा है? 80% बढ़ा है, 80% बढ़ा है। सो एवीसी अकाउंट्स फॉर अ ग्रेटर परसेंटेज, नॉट स्मॉलर। It accounts for a greater percentage, but AFC accounts for a smaller percentage. The correct answer is option C. ये homogeneous production function, ठीक है। क्वेश्चन था कहाँ पे?
ये वाला 102 टोटल कॉस्ट इज 2000 कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट इज 2000 अच्छा है, प्लस 15Q माइनस 6Q² प्लस QQ। ये बेसिकली आपके पास इक्वेशन है। 2000 प्लस 15Q माइनस 6Q² प्लस QQ, वेयर Q इज ऑब्वियसली व्हाट, क्वांटिटी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ मच इज TFC व्हेन Q इज 20। क्या पूछ रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है जब आपका क्वांटिटी सोल्ड क्या है 20। 2000 975 30,000 कैनॉट बी डिटरमाइंड। 2000 पक्का। TFC मतलब द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विथ चेंज इन क्वांटिटी। अगर आप ये इक्वेशन देखोगे तो इक्वेशन के ये पार्ट जो है, दिस पार्ट इज प्योरली, ये जो पार्ट है आपका इक्वेशन के बाद वाला, ये टोटली डिपेंडेंट है आपके आउटपुट से। क्यू ऑब्वियसली आउटपुट ना, अगर आउटपुट चेंज होगा तो क्यू का चेंज होगा, ये 15Q चेंज होगा, 6Q² चेंज होगा, बट ये 2000 कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब दिस इटसेल्फ इज व्हाट, योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करना था, इट इज 104। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बिना डेरिवेटिव्स के आपको आएगा नहीं। If you try to solve this without derivatives, this will not come. डेरिवेटिव का मतलब क्या, जब क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत डेरिवेटिव सीखा है आपने, डेरिवेटिव्स नहीं सीखा, शिट। ओके, बिना डेरिवेटिव के क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ठीक है, अगर डेरिवेटिव सीखा नहीं है तो नाउ इट इज नॉट द करेक्ट प्लेटफॉर्म टू टीच डेरिवेटिव्स, नहीं होगा। इसका आंसर इफ यू आर वंडरिंग इज ऑप्शन ए। डेरिवेटिव्स नहीं सिखा सकता आपने, मैं इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है चलो छोड़ो, लेट्स इग्नोर दिस। ए लास्ट, the areas of all rectangles formed by drawing perpendiculars on both axes from different points on the AFC curve are. Area of rectangle by drawing perpendiculars on both axes from different points on AFC curve is what? Same, different, A or B cannot be determined. पक्का सेम, क्यों ऐसे ही देखो, दिस इज योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पे आप कॉस्ट लेते हो, यहां पे आप क्वांटिटी लेते हो, यहां पे बेसिकली यू टेक AFC एंड यहां पे आप क्वांटिटी लेते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ TFC? AFC upon sorry, the formula of AFC is TFC upon quantity, करेक्ट है। मतलब कहना है से, अगर आप AFC इंटू क्वांटिटी करोगे तो क्या मिलेगा, TFC। एंड इतना देखो मालूम है TFC इज कांस्टेंट। तो क्वेश्चन बोला ड्राइंग परपेंडिकुलर्स ऑन बोथ एक्सिस। ठीक है, मैं एक पॉइंट यहां पे, आई एम टेकिंग वन पॉइंट ऑन हियर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगल बना, ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया, दूसरा रेक्टेंगल बना। क्वेश्चन बोल रहे हैं रेक्टेंगल्स का एरिया क्या रहेगा। ये जो पहला रेक्टेंगल है ये AFC है और ये क्वांटिटी है, दूसरे रेक्टेंगल का ये क्वांटिटी है और ये पोर्शन AFC है। मतलब दोनों रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, AFC इंटू Q, और तो सेम रहना चाहिए ना TFC। डिमांड के चैप्टर में यही किया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज एप्लीकेबल फॉर AFC ऑल्सो। ठीक है, so this is your chapter number 3. I guess we'll stop here. Chapter number 4 जो है, there are two choices, या तो वो कर लिया जाएगा या तो आप देखोगे। LAC को ही बोलते हैं एनवेलप कर, हाँ एनवेलप ही बोलते हैं उसको। See for chapter number 4 you have two choices. इसके पहले का जो ये लेक्चर है मैराथन, उसमें चैप्टर
2 कवर्ड में से चैप्टर 4 कवर था, अब वो चैप्टर 4 देख सकते हो, और एल्स वी कैन डिस्कस चैप्टर 4 टुमारो। क्या करना है बोलो, ऑनलाइन फ्रेंड्स क्या करना है बोलो, चैप्टर 4 आप देख के आओगे तो चैप्टर 4 कल डिस्कस करना है। डिस्कस करूं, ठीक है, ओके देन विल स्टार्ट विद चैप्टर 4 द टुमारो सेशन। तो कल का चैप्टर 4 चैप्टर 7 मेरे को डिस्कस करना है, पब्लिक फाइनेंस, चैप्टर 4 चैप्टर 7। उसके बाद इफ द टाइम परमिट, बिकॉज चैप्टर 4 विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ये एक 2 से 2.5 घंटा ले सकता है। चैप्टर 7 विल आल्सो टेक अराउंड 2 to 2.5 आवर्स। उसका अगर टाइम बचता है तो विल डू चैप्टर 8 की 9, मनी की इंटरनेशनल ट्रेड एक होगा, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है डन। चलो थैंक यू वेरी मच, विल डिस्कस अदर थिंग्स टुमारो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ाई करना जरा।